Okay, now we'll discuss chapter 6, biotechnology. बिल्कुल। पर सच बताऊं तो आज का मटेरियल थोड़ा हैवी होने वाला है। सही में मतलब एक तरफ हमारे पास 2025 के नोबेल प्राइजेस हैं, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबकी पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट। हाँ, और दूसरी तरफ इंडिया के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की डिटेल्ड रिपोर्ट भी है। राइट। तो देखने में ये सब अलग अलग फील्ड्स लगती हैं, एकदम इंफॉर्मेशन ओवरलोड, पर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। एग्जैक्टली क्योंकि इन सब में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉमन लेंस है, जिसे हम स्ट्रक्चरल चेंज या रेगुलेशन कह सकते हैं। चाहे हम हमारी बॉडी के सेल्स की बात करें, यूनिवर्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, या फिर इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी के पावर स्ट्रक्चर की। वही फंडा है। और आज का हमारा मिशन यही है कि इन कॉम्प्लेक्स डिस्कवरीज को हम अपने आसपास की एवरीडे इंडियन लाइफ से कनेक्ट करके समझें। मतलब फैमिली ड्रामा, मुंबई की लोकल ट्रेन्स या मिडिल क्लास जुगाड़ के थ्रू। वही बेस्ट तरीका है समझने का। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले मेडिसिन नोबेल उठाते हैं। इस साल मेरी ब्रुंको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकागुची को ये मिला है। राइट। उन्होंने इम्यून सिस्टम की एक बहुत ही फंडामेंटल मैकेनिज्म डिस्कवर की है, जिसे समझने के लिए हमें थोड़ा टी सेल्स के आर्किटेक्चर को देखना पड़ेगा। टी सेल्स जो बेसिकली हमारी बॉडी की डिफेंस फोर्स होते हैं ना। हाँ, वही। अब इसमें दो मेन टाइप्स होते हैं। एक होते हैं हेल्पर टी सेल्स, जो किसी भी बाहरी वायरस को डिटेक्ट करते हैं और मतलब कॉलोनी की उन गॉसिपिंग पड़ोसी आंटीज की तरह, जो किसी भी नए इंसान को देखते ही पूरे मोहल्ले में अलार्म बजा देती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वही काम है उनका। और दूसरे होते हैं किलर टी सेल्स, ओके जिनका फंक्शन साइटोटॉक्सिक होता है। ओके, साइटोटॉक्सिक यानी सीधा अटैक करना। सीधा अटैक करना। तो ये हमारे गुस्से वाले फूफा जी हो गए। एग्जैक्टली वो सीधा इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर प्रॉब्लम तब आती है जब ये गुस्से वाले फूफाली अपनी फैमिली पे अटैक करते। ओह, यानी सेल्फ टिश्यूज पर, जिसे हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। राइट। हाँ वही। अब बहुत लंबे टाइम तक इम्यूनोलॉजी में ये अजम्पशन था कि बॉडी का अपने आप पर अटैक ना करना एक पैसिव चीज है। हाँ। जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। पर ऐसा नहीं है क्या? नहीं, 1990s में शिमोन सकागुची ने इस थ्योरी को कंप्लीटली चैलेंज किया। ओके। उन्होंने टी सेल्स का एक नया सबसेट ढूंढा, रेगुलेटरी टी सेल्स, ओके। जिसे हम ट्रीग्स कहते हैं। ट्रीग्स। ओके। हाँ, सकागुची ने माइस एक्सपेरिमेंट्स में दिखाया कि अगर आप इन ट्रीग्स को बॉडी से निकाल दो ना, तो सब्जेक्ट को सिवियर ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाते हैं। बाप रे। और जैसे ही ट्री रेग्स वापस डाले, इम्यून सिस्टम वापस नॉर्मल हो गया। तो इसका मतलब इम्यून टॉलरेंस कोई पैसिव इग्नोरेंस नहीं है, ये एक एक्टिव रेगुलेशन है। सही पकड़ा। अगर फुपाजी वाला एग्जाम्पल मेंटेन करें तो टी रेग्स घर के वो समझदार दादाजी हैं जो गुस्से को शांत करते हैं और पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस बनाए रखते हैं। बिल्कुल। जब किलर सेल्स ओवर रिएक्ट करते हैं तो ट्री रेग्स मैनुअल ओवरराइड प्रेस कर देते हैं। वो सिग्नल्स रिलीज करते हैं जो उस डिस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देते हैं। पर वेट, अरे एक सेकंड, अगर ये टी रेग्स इतने ही समझदार और पावरफुल हैं तो फिर कैंसर के टाइम क्या होता है? वही तो कैच है। क्या कैंसर इन दादाजी सेल्स को मैनिपुलेट करता है? क्योंकि कैंसर में तो इम्यूनिटी फेल हो जाती है ना। एग्जैक्टली यही होता है। ट्यूमर बायोलॉजी का सबसे दिमाग खराब करने वाला चैलेंज यही है। ट्यूमर्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अच्छा, कैसे? वो ऐसे केमिकल सिग्नल सिक्रीट करते हैं जो बॉडी में घूमते हुए ट्रीग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ओह वाओ। हाँ, तो जब बहुत सारे ट्रीग्स ट्यूमर के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं तो वो एक डू नॉट डिस्टर्ब जोन बना देते हैं। अब जब किलर टी सेल्स ट्यूमर को मारने आते हैं तो ट्रीग्स उनको रोक देते हैं, क्योंकि ट्रीग्स को लग रहा है कि वो नॉर्मल बॉडी टिश्यू को बचा रहे हैं। वही तो। कैंसर प्रैक्टिकली इन सिस्टम एडमिन्स को हैक करके अपने लिए वीआईपी सिक्योरिटी बनवा लेता है। ये तो बहुत ही क्रेजी है। पर इस पूरे पिक्चर में ब्रुंको और रैम्सडेल का क्या रोल था? उनको भी तो प्राइज मिला है। हाँ, उनका काम एक्चुअली एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड एक रेयर डिजीज पर था, आईपेक्स सिंड्रोम। ये ज्यादातर यंग बॉयज में पाया जाता है। ओके, तो इन दोनों चीजों का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है FOXP3 जीन। ब्रंका और रैम्सडेल ने आइडेंटिफाई किया कि आईपेक्स सिंड्रोम इस FOXP3 जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। अच्छा, तो साकागुची ने सेल ढूंढा और इन्होंने वो जीन ढूंढा जो सेल को कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही। FOXP3 इन टी रेग्स का मास्टर रेगुलेटर है, एक तरह से सोर्स कोड।
अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाए तो टी-रेक्स ठीक से फॉर्म ही नहीं होते। और बिना दादाजी के घर में केओस, किलर टी सेल्स कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल पर इम्यून रेगुलेशन डिकोड कर दिया। इसके मेडिकल एप्लीकेशंस तो मैसिव होंगे फिर। बहुत ज्यादा। अगर हम लैब में FOX3 मैन्युपुलेट करके टी-रेक्स ग्रो कर लें तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स में रिजेक्शन रोक सकते हैं बिना पूरी इम्यूनिटी सप्रेस किए। और कैंसर के केस में हम ट्यूमर के पास वाले टी-रेक्स को डिसेबल कर सकते हैं ताकि इम्यून सिस्टम उसको अटैक कर सके। अमेजिंग है ना? चलो अब बायोलॉजी से निकलकर थोड़ा यूनिवर्स के स्ट्रक्चरल रूल्स पर चलते हैं। हाँ, 2025 का फिजिक्स नोबेल जो जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनस को मिला है मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग के लिए। सही कहा, पर इसको समझने के लिए पहले थोड़ा क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स का डिफरेंस क्लियर करना पड़ेगा। तो क्लासिकल फिजिक्स कंटिन्यूअस होती है, राइट? जैसे एक नॉर्मल स्लोप या रैंप। हाँ, और क्वांटम फिजिक्स डिस्क्रीट होती है, यानी स्टेप्स में, क्वांटाइज्ड। जिसको हम इंडियन मिडिल क्लास टैक्स स्लैब्स की तरह सोच सकते हैं। या तो आप एक स्लैब में हो या सीधा जंप मार के दूसरे स्टेप पे, बीच का कोई कंटिन्यूअस रास्ता नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है। उसके साथ एक और फंडामेंटल रूल है क्वांटम का, सुपरपोजिशन। अच्छा, वो 0 और 1 दोनों एक साथ होने वाला फंडा? हाँ, क्लासिकल बिट सिर्फ 0 या 1 होता है, पर क्यूबिट एक ही टाइम पर दोनों प्रोबेबिलिटीज में एग्जिस्ट करता है। जैसे एक स्पिनिंग कॉइन, जब तक वो घूम रहा है वो हेड्स और टेल्स दोनों हैं। राइट। या इसको स्टूडेंट लाइफ से कनेक्ट करें तो जब तक बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट एनवेलप के अंदर बंद है, एक एवरेज स्टूडेंट एक ही टाइम पे पास और फेल दोनों स्टेट्स में होता है। श्रोडिंगर का स्टूडेंट। हाँ, वही सेम लॉजिक है, और इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर्स एक्सपोनेंशियली ज्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं। पर इस नोबेल का फोकस एक और अजीब फिनोमेनॉन पर था, क्वांटम टनलिंग। टनलिंग मतलब दीवार के आर पार जाना? बेसिकली हाँ। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि अगर रास्ते में कोई सॉलिड बैरियर है तो आपको उसे क्रॉस करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी। वही लोकल ट्रेन वाला लॉजिक। अगर दादर स्टेशन पे आप लोकल में चढ़ रहे हो और ट्रेन ऑलरेडी पैक्ड है, तो क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि आपको फिजिकली भीड़ को धक्का देना पड़ेगा अंदर घुसने के लिए। एग्जैक्टली, एनर्जी लगानी पड़ेगी। पर क्वांटम टनलिंग में एक पार्टिकल बिना किसी एनर्जी के उस बैरियर को क्रॉस कर लेता है। मतलब पैसेंजर बिना जगह बनाए, किसी को बिना टच किए भीड़ के आर पार फेज होके अंदर निकल गया। ये तो मैजिक लग रहा है। सुनने में मैजिक है, पर रियलिटी है। हमारे सन का न्यूक्लियर फ्यूजन या हमारे फोन की फ्लैश मेमोरी सब इसी टनलिंग पे चलती हैं। लेकिन एक मिनट, ये सब तो सब एटॉमिक लेवल पे होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स के लेवल पे। इसमें नया क्या है? नया ये है कि क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनेस ने सोचा कि क्या ये रूल्स बड़े मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब पूरे के पूरे सर्किट पर? हाँ, 1980s में इन्होंने एक सर्किट डिजाइन किया। इसमें उन्होंने जोसेफसन जंक्शन यूज किया, जो बेसिकली दो सुपरकंडक्टर्स के बीच एक बहुत पतली इंसुलेटिंग लेयर होती है। और इन्होंने उस बैरियर के थ्रू पूरे के पूरे सर्किट को टनल करवा दिया, जिसमें बिलियंस ऑफ एटम्स हैं। बिल्कुल। उस मैसिव मैक्रोस्कोपिक सर्किट ने एक सिंगल सब एटॉमिक पार्टिकल की तरह बिहेव किया। वाओ! पर मैंने रिपोर्ट में एक चीज पढ़ी भी जो मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने बार-बार लिखा है कि इस सर्किट को एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन पे रखना पड़ता है। हाँ, वो बहुत क्रूशियल स्टेप है। पर क्यों? अगर सर्किट फिजिकली इतना बड़ा है, मैक्रोस्कोपिक है, तो उसको इतना ठंडा क्यों करना पड़ रहा है? Is it like requiring absolute silence to hear a whisper at a loud Indian wedding? वो बहुत अच्छी एनालॉजी है। असल में क्वांटम स्टेट्स बहुत डेलिकेट होती हैं, इनको कोहेरेंस चाहिए। कोहेरेंस? हाँ मतलब एक रिदम? हाँ, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा जहां बिलियंस ऑफ म्यूजिशियंस एक साथ एक नोट प्ले कर रहे हैं, पर अगर थोड़ी सी भी एक्सटर्नल एनर्जी आए, चाहे रूम टेम्परेचर की गर्मी हो या कोई वाइब्रेशन, तो डीकोहेरेंस हो जाएगी। एग्जैक्टली। म्यूजिशियंस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो जाएगी और वो क्वांटम वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाएगा। अच्छा, तो इसीलिए एब्सोल्यूट जीरो चाहिए, ताकि सारी थर्मल वाइब्रेशंस लिटरली फ्रीज आउट हो जाएं और प्योर मैक्रोस्कोपिक कोहेरेंस बनी रहे। सही समझे। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी,
इसी एक्सपेरिमेंट ने एक्चुअल क्वांटम कंप्यूटर्स का फाउंडेशन रखा है। ओह, मतलब गूगल और आईबीएम आज जो क्वांटम कंप्यूटर्स बना रहे हैं वो इसी हार्डवेयर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। बिल्कुल, उनमें सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स यूज होते हैं जो इसी 1980s के डिजाइन का इवोल्यूशन है। इन्होंने थ्योरी को एक्चुअल हार्डवेयर बना दिया। कमाल है। एक तरफ हम यूनिवर्स के डीप रूल्स मैनिपुलेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ केमिस्ट्री यूज करके हम प्योर नए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स इंजीनियर कर रहे हैं। तुम केमिस्ट्री नोबेल की तरफ आ गए। हाँ, इस साल सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमार यागी को मिला है। इन्होंने बेसिकली मॉलिक्यूलर स्पॉन्जेस बनाए हैं जिनको MOFs कहते हैं। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, रेटिकुलर केमिस्ट्री का मास्टर क्लास है ये। रेटिकुलर मतलब नेट जैसा स्ट्रक्चर बनाना ना। पर हमारे पास तो पहले से सॉलिड मटेरियल्स थे, पॉलीमर्स, जियोलाइट्स। उनमें क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम उनकी रिजिडिटी थी। वो रिजिड थे और उनकी पोरोसिटी यानी उनके अंदर की खाली जगह को फाइन ट्यून करना मुश्किल था। MOFs ने इसको बदल दिया। इसमें मेटल आयंस एक नोड या एंकर की तरह काम करते हैं और ऑर्गेनिक कार्बन मॉलिक्यूल्स उन एंकर्स को कनेक्ट करने वाले लिंकर्स बन जाते हैं। अगर मैं इसको आर्किटेक्चर से कंपेयर करूं तो क्लासिकल केमिकल कंपाउंड्स एक सॉलिड ईंटों के घर की तरह होते हैं जहां स्पेस फिक्स्ड है। राइट। पर MOFs एक मॉडर्न मुंबई अपार्टमेंट जैसा है जहां फोल्डेबल फर्नीचर और स्लाइडिंग डोर से बहुत सारी एम्प्टी स्पेस बनाई गई है ताकि मैक्स एरिया यूज हो सके। एग्जैक्टली। और एरिया का स्केल सुनोगे तो दंग रह जाओगे। MOFs की पोरोसिटी इतनी एक्सट्रीम है कि अगर तुम 1 ग्राम MOF को फ्लैट स्प्रेड करो तो वो एक पूरे फुटबॉल फील्ड को कवर कर लेगा। वेट, रियली? 1 ग्राम में इतना सरफेस एरिया? हाँ, और इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है कस्टमाइजेशन। केमिस्ट एक्चुअली उन कार्बन लिंकर्स की लेंथ को एग्जैक्टली उस मॉलिक्यूल के साइज का बना सकते हैं जिसे वो ट्रैप करना चाहते हैं। सही में कस्टमाइजेशन है ये तो। ये लैब में सुनने में अच्छा लगता है बट प्रैक्टिकल यूज क्या है आम इंसान के लिए? ओ, प्रैक्टिकल यूसेस तो रेवोल्यूशनरी हैं। जैसे रिपोर्ट में MOF 303 का मेंशन है। हाँ, वो जो डेजर्ट एयर से पानी निकलता है वही? इसके पोर स्पेशली हाइड्रोफिलिक हैं, वाटर अट्रैक्टिंग। रात में ये ड्राई हवा से वाटर वेपर ट्रैप करता है और दिन में धूप की गर्मी से वो बॉन्ड्स टूट जाते हैं और प्योर लिक्विड वाटर निकलता है। वाओ! इंडियन सिटीज में जो गर्मी में वाटर क्राइसिस होती है उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। हाथ से हवा पकड़ के पानी निकालना। और सुनो, ZIF-8 नाम का MOF वेस्ट वाटर से रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकालने के लिए यूज हो रहा है। अच्छा, और CO2 कैप्चर के लिए भी कोई था ना? हाँ, CaF-20। ये स्पेसिफिकली सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। कनाडा में एक फैक्ट्री ऑलरेडी इसको यूज कर रही है। मैंने रिपोर्ट में एक और पढ़ा था, NU1501, जो सेफ हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए है। राइट। ग्रीन एनर्जी और EVs के लिए ये बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉर्मल हाइड्रोजन सिलेंडर्स कितने एक्सप्लोसिव होते हैं। गैस को लिक्विड रखने के लिए एक्सट्रीम प्रेशर चाहिए, पर MOS में तो वो मॉलिक्यूल्स उस एम्प्टी स्पेस में आराम से बैठ जाते हैं ना, नॉर्मल प्रेशर पे। सही कहा, फिजिसॉर्प्शन के थ्रू। इससे एक्सप्लोजन का रिस्क लगभग खत्म हो जाता है। और क्लीन अप ऑपरेशंस में भी काम आते हैं ये। MOF की कैविटीज इतनी बड़ी हैं कि पोल्यूटेड पानी से क्रूड ऑयल और एंटीबायोटिक्स निकाल लेता है। और UiO67 पानी से PFS यानी फॉरएवर केमिकल्स हटाता है जो नॉर्मल वाटर फिल्टर्स कभी पकड़ नहीं पाते। तो अल्टीमेटली इन तीनों ने मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व करने की जगह एटम बाय एटम नई एम्प्टी स्पेसेस इंजीनियर करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। अब हमने बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्ट्रक्चरल चेंजेस तो देख लिए, पर इन सब इन्वेंशंस को ड्राइव कौन करता है? साइंटिस्ट्स, राइट। और इन साइंटिस्ट्स की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी एक स्ट्रक्चर चाहिए। यहाँ आती है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार RVP 2025 की बात। RVP इंडियन साइंटिफिक इकोसिस्टम में एक बहुत ही जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चरल चेंज है। पहले क्या होता था? बहुत स्कैटर्ड थे ना अवार्ड्स। हाँ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी अवार्ड्स देते थे तो रिकग्निशन फ्रैगमेंटेड रहती थी। पर इस सेकेंड एडिशन में गवर्नमेंट ने सब यूनिफाई कर दिया है। अब एक 17 मेंबर पैनल है जिसे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हेड करते हैं। राइट। और इसका एम प्योर इंडियन साइंस डोमेन को एक कॉमन फ्रेमवर्क में लाना है। इसमें मुझे सबसे कूल बात यह लगी कि एलिजिबिलिटी सिर्फ रेजिडेंट इंडियंस के लिए नहीं है, जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी PIOs बाहर रह के रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, अगर उनका काम इंडियन सोसाइटी या हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बेनिफिट करता है तो वो भी एलिजिबल हैं।
ये ज्योग्राफी से ज्यादा इम्पैक्ट को वैल्यू कर रहे हैं। और डेट्स भी देखो कितनी सिंबॉलिक हैं। अनाउंसमेंट्स होती हैं मई 11 को, नेशनल टेक डे, पोखरण टेस्ट वाली डेट। और अवार्ड्स दिए जाते हैं अगस्त 23 को, नेशनल स्पेस डे, चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग की डेट। काफी थॉट पुट इन किया है स्ट्रक्चर में। चलो कैटेगरीज देखते हैं। टोटल 4 मेन कैटेगरीज हैं और 33 अवार्ड्स हैं इस साल। विज्ञान रत्न जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए है, राइट, मैक्स 3 लोगों को मिलता है। करेक्ट। फिर विज्ञान श्री है आउटस्टैंडिंग इंडिपेंडेंट वर्क के लिए, उसमें मैक्स 25। और यंग साइंटिस्ट के लिए विज्ञान युवा, जिसे पहले शांति स्वरूप भटनागर प्राइज बोलते थे, ये भी 25 मैक्स है। और चौथी है साइंस टीम कैटेगरी, कोलैबोरेटिव एफर्ट रिकॉग्नाइज करने के लिए, इसमें मैक्स 3 टीम सिलेक्ट होती हैं। एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में उनका काम लेजेंडरी है। सही बात है। ग्लोबल थियरीज तो चैलेंज की ही उन्होंने, पर उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को रीजनल लैंग्वेजेस में आम लोगों तक भी पहुंचाया। एक मैसिव कंट्रीब्यूशन है। और विज्ञान टीम अवार्ड में एक काफी इंटरेस्टिंग शिफ्ट दिखा इस बार। ये मिला है आरोमा मिशन CSIR को, एग्रीकल्चरल साइंसेज में। ओहो, आरोमा मिशन, ये तो रूरल इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही पलट रहा है ना। बिल्कुल। ट्रेडिशनल वाटर इंटेंसिव फार्मिंग से हटकर फार्मर्स को एरोमेटिक क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट करना, जैसे लेवेंडर, लेमन ग्रास या रोजमेरी। ये तो एग्रीकल्चर के पावर स्ट्रक्चर में बड़ा चेंज है, क्योंकि हिली एरियाज या जहां सूखा पड़ता है वहां नॉर्मल फसल वैसे भी फेल हो जाती है। वही तो बात है। अब वो किसान वहां से एसेंशियल ऑयल्स निकाल रहे हैं और सीधा ग्लोबल सप्लाई चेन, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स उसका हिस्सा बन गए। ये सिर्फ साइंस नहीं है, इकोनॉमिक्स है। मिडिल क्लास जुगाड़ से निकलकर एक्चुअल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। सही कह रहे हो। अगर मैं आज की इस पूरी डिस्कशन का एक फिलोसॉफिकल समरी निकालूं, हाँ प्लीज बताओ। तो चाहे वो हमारी इम्यूनिटी में TRGs का मास्टर रेगुलेशन हो, या मैक्रो स्केल पर क्वांटम टनलिंग हो जहां नॉइज हटानी पड़ती है, या फिर MOFs जैसी मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग और RVP का एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहॉल, ये सब कुछ अल्टीमेटली स्ट्रक्चर, एक्टिव रेगुलेशन और नई पॉसिबिलिटीज को शेप करने के बारे में है। एकदम परफेक्ट समरी दी तुमने। पर मेरे दिमाग में एक बहुत प्रोवोकेटिव थॉट घूम रहा है इन सब के बाद। क्या? देखो, सदियों से साइंस का बस एक रूल था, नेचर को ऑब्जर्व करो, उसके रूल समझो। पर आज जो हमने देखा, क्या हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे, बल्कि हम नेचर के रूल्स अपनी उंगलियों पे मैनिपुलेट कर रहे हैं? ओ, मतलब अगर FOXP3 मैनिपुलेट हो सकता है, MOF हवा से पानी निकाल रहा है बिना धूप बरसात के, और मैक्रोस्कोपिक सर्किट एक मैजिक टेलीपोर्टिंग कॉइन की तरह बिहेव कर रहा है, तो इज मैजिक जस्ट अ मैटर ऑफ इंजीनियरिंग नाउ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस चैप्टर 7, न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। देखो, इमेजिन करो कि एक पैरालाइज्ड इंसान है जो फिजिकली कोई हरकत नहीं कर सकता, और वो सिर्फ अपने दिमाग में सोचता है कि उसे पानी पीना है, और एक रोबोटिक आर्म अपने आप आती है, ग्लास उठाती है और उसे पानी पिला देती है। ओह वाओ, मतलब लिटरली माइंड कंट्रोल। एग्जैक्टली, माइंड कंट्रोल। या फिर सोचो कि धूप और पोल्यूशन से भरी दिल्ली की सड़कें खुद ब खुद हवा का स्मॉग क्लीन कर रही हैं। मतलब सुनने में ऐसा लगता है कि हम किसी बड़ी हॉलीवुड साइफाई मूवी का प्लॉट डिस्कस कर रहे हैं इस डीप डाइव में। राइट, बट एक्चुअली ये सब हमारे आसपास ग्राउंड रियलिटी बनती जा रही है। हाँ, तो आज का हमारा मेन मिशन यही है। ये जो हैवी टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स है ना, लाइक AI, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस्ड एनर्जी, इनको हम तोड़कर समझेंगे बिना किसी इंजीनियरिंग डिग्री के। बिल्कुल। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इन टर्म्स को अक्सर टेक्निकल हेडेक समझकर इग्नोर कर देते हैं, पर हमें समझना होगा कि चाहे वो AI हो या बायोटेक, ये अब सिर्फ लैब्स तक लिमिटेड नहीं है। हाँ, आम आदमी की लाइफ में आ चुके हैं। एग्जैक्टली, ये ग्राउंड लेवल पर आकर सोसाइटी के स्ट्रक्चरल सेटअप को और हमारी एवरीडे इकोनॉमी को एकदम बॉटम अप तरीके से रीशेप कर रहे हैं। मतलब डेटा कैसे प्रोसेस होता है, पावर कहाँ से आती है, यहाँ तक कि हमारी बेसिक बायोलॉजी सब कुछ मॉडिफाई हो रहा है। तो इसको थोड़ा ग्राउंड लेवल पर आकर समझते हैं। सबसे पहले बात AI की करते हैं। आउटलाइन में ना AI सॉवरेनिटी का जिक्र है, जिसे प्राइम मिनिस्टर ने भी हाईलाइट किया था। हाँ, ये टर्म काफी हेवी लगता है सुनने में। ये कॉन्सेप्ट ठीक वैसा ही है जैसे अपनी एक टिपिकल इंडियन जॉइंट फैमिली फंक्शन करती है। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे घर के आपस के मैटर्स हम खुद सॉल्व करें, राइट? कोई पड़ोसी आकर डिसीजन ना ले। राइट, अपना डेटा, अपने रूल्स। एग्जैक्टली।
और इसी के लिए इंडिया एआई मिशन बनाया गया है, जिसका बजट करीब 10,372 करोड़ रुपए रखा गया है। प्लस सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर इंडिजिनस चिप्स पर भी तो काम चल रहा है ना। हाँ, और आप देखो भारत जीपीटी और कृत्रिम एआई जैसे स्टार्टअप्स अपने देसी मॉडल्स बना रहे हैं। ये जॉइंट फैमिली वाली एनालॉजी एक्चुअली काफी फिट बैठती है यहाँ। अच्छा, कैसे? देखो, अगर हम ग्लोबली डोमिनेंट फॉरेन एआई मॉडल्स पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहेंगे तो प्रॉब्लम सिर्फ डेटा लीक होने की नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उन मॉडल्स के अंदर की जो ट्रेनिंग है और उनकी जो परसेप्शन है वो उनके अपने सोसाइटी के कल्चर और रूल्स पर बेस्ड है। ओ, मतलब उनकी बायसेस हमारे सिस्टम में आ जाएंगे। एग्जैक्टली, उनके एल्गोरिदम्स में वही बायसेस होंगी जो उनके डेटा में है। डेटा सॉवरेनिटी इसीलिए इतनी क्रिटिकल है, ताकि एआई हमारी सोसाइटी की एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी को समझ सके। राइट। और इसी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए न्यू दिल्ली में 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट होने वाला है। बिल्कुल, और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका फोकस सिर्फ टेक एक्शन पर नहीं है, बल्कि ग्राउंड इम्पैक्ट पर है। उन्होंने ना स्पेसिफिकली 3 सूत्रास दिए हैं। वेट, 3 सूत्रास मतलब कौन से? पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस, ये 3 सूत्र हैं। और इस डिजिटल डिवाइड को क्रॉस करने के लिए उन्होंने युवा एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव भी लाया है। अच्छा, जिसका टारगेट करीब 10 मिलियन लोगों को एआई बेसिक्स की ट्रेनिंग देना है, राइट? हाँ, 10 मिलियन, ये बहुत बड़ा नंबर है। पर देखो, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हम लगातार ये बातें करते हैं कि एआई बहुत स्मार्ट हो गया है और उसे एक ऑटोनॉमस माइंड की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन इन हेवी रिपोर्ट्स में गोस्ट वर्कर्स का जिक्र है। उफ, हाँ, ये काफी डार्क रियलिटी है। मुझे पर्सनली ये बहुत डिस्टर्बिंग लगा। चैट जीपीटी या जेमिनाई जैसे मॉडल्स आसमान से तो सीख कर नहीं आए ना। उनके पीछे केन्या, इंडिया और फिलीपींस में बैठे हजारों डेटा एनोटेटर्स हैं जो मिनिमम वेज पर रॉ डेटा लेबल करते हैं। बिल्कुल। हाँ, और हम उस इनविजिबल ह्यूमन कॉस्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। और आउटलाइन में एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि कंटेंट मॉडरेशन करने वाले इन वर्कर्स को लगातार इतना ग्राफिक और डिस्टर्बिंग डेटा देखना पड़ता है कि उन्हें पीटीएसडी, एंजाइटी और डिप्रेशन फेस करनी पड़ती है। ये सच है, और उस ह्यूमन वर्कफोर्स के बिना एआई कंप्लीटली यूजलेस है। देखो, एआई का जो मैजिक हम स्क्रीन पर देखते हैं वो एक्चुअली आरएलएचएफ का नतीजा है। आरएलएचएफ, ये क्या होता है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। मशीन अपने आप बेसिक मॉरल या लॉजिकल बाउंड्री सेट नहीं कर सकती। उसे बताना पड़ता है कि हाँ, ये आंसर हेल्पफुल है और ये हार्मफुल है। पर हाँ, उन गोस्ट वर्कर्स की मेंटल हेल्थ का इशू सबसे डार्क हिस्सा है। बिल्कुल, उसको एड्रेस करना जरूरी है। हालांकि जब हम एआई के एवोल्यूशन की बात करते हैं ना, तो अब एक फंडामेंटल शिफ्ट आ रहा है। हम अब ट्रेडिशनल एआई से आगे बढ़कर एजेंटिक एआई के फेज में एंटर कर रहे हैं। वेट, एजेंटिक एआई, ये क्या नया टर्म आ गया? मतलब अब तक तो हम प्रॉम्प्ट्स टाइप करते थे, तब जाकर चैट जीपीटी आंसर देता था। तो क्या अब एआई खुद अपने प्रॉम्प्ट्स लिखने वाला है? सॉर्ट ऑफ, हाँ। देखो, ट्रेडिशनल एआई सिर्फ रूल बेस्ड होता है। आपने कमांड दी, उसने एक स्टैटिक ड्राफ्ट या कोड लिखकर दे दिया। लेकिन एजेंटिक एआई एक कंप्लीटली ऑटोनोमस एंटिटी की तरह बिहेव करता है। अच्छा। टेक इंडस्ट्री में इसे एक बड़ा शिफ्ट माना जा रहा है। ये SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस से निकलकर सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहा है। आई एम नॉट श्योर मैं समझा। सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर? इसका सिंपल मतलब ये है कि एजेंटिक एआई सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं है, वो एक डूअर है, एक एक्शन लेने वाला। अगर आप एक लॉयर बॉट का एग्जाम्पल लो, तो ट्रेडिशनल एआई आपको सिर्फ एक लीगल ड्राफ्ट देगा। हाँ, जो हम जनरली यूज करते हैं। पर एजेंटिक एआई ऑपोजिट पार्टी के ईमेल्स एनालाइज करेगा, सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट समझेगा, लीगल स्ट्रैटेजी बनाएगा और एंड टू एंड उस केस पर खुद नेगोशिएट करने के एक्शन लेगा। ओह वाओ, मतलब बिना मेरे हर स्टेप पर प्रॉम्प्ट दिए? एग्जैक्टली, वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने के केपेबल है। तो इसका क्लियरली मतलब ये है कि एआई अब सिर्फ हमारे फोन्स या लैपटॉप्स की स्क्रीन्स तक लिमिटेड नहीं रहा, वो फिजिकल एक्शंस ले रहा है। बिल्कुल। और यार, इसी फिजिकल कनेक्शन से मुझे इस रिपोर्ट का सबसे माइंड बेंडिंग हिस्सा याद आता है, BCI यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ओ हाँ, ये तो सच में क्रेजी कॉन्सेप्ट है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो ये सीधा सीधा टेलीपैथी जैसा साउंड कर रहा था। जैसे आउटलाइन में मेंशन है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक पैरालाइज्ड पेशेंट ने सिर्फ अपने थॉट से एक रोबोटिक आर्म कंट्रोल किया। थॉट्स से फिजिकल मूवमेंट। हाँ, पर सच कहूं तो BCI की ये वर्किंग समझने में थोड़ी मुश्किल होती है,
मतलब दिमाग कोई क्लीन ब्लूटूथ सिग्नल तो भेजता नहीं है ना फोन की तरह। तो ये प्रोसेस फिजिकली पॉसिबल कैसे होती है? देखो, टेलीपैथी बोलने में आसान लगता है, पर रियलिटी में दिमाग के सिग्नल प्रोसेस करना एक क्राउडेड फिश मार्केट में किसी एक इंसान की आवाज सुनने जैसा है। अरे बाप रे। अच्छा। हाँ, क्योंकि दिमाग में हर सेकंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स फायर करते हैं। राइट। बीसीआई का मैकेनिज्म उस शोर को फिल्टर करने का काम करता है। ओके। सबसे पहले सिग्नल एक्विजिशन होता है, यानी ईईजी सेंसर्स या सरफेस इम्प्लांट्स के थ्रू दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती है। ओके, तो वो रॉ डेटा निकाल लेते हैं। राइट। फिर उस रॉ और मेसी डेटा को मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स क्लीन करते हैं और पैटर्न्स को पहचानते हैं। तो जब एक पैरालाइज्ड पेशेंट अपने हाथ को मूव करने की सिर्फ इमेजिनेशन करता है तो मोटर कॉर्टेक्स में एक स्पेसिफिक सिग्नल बनता है। और वो मशीन उस सिग्नल को पढ़ लेती है। बिल्कुल। बीसीआई का ट्रांसलेशन एल्गोरिदम उस सिग्नल को डिकोड करता है और उसे एक डिजिटल कमांड में बदलकर रोबोटिक आर्म को आउटपुट भेजता है। उस यूसी के पेशेंट ने एक्चुअली इसी तरह ब्लॉक उठाने और वाटर डिस्पेंसर यूज करने जैसे एवरीडे टास्क मेंटली ट्रेन करके अचीव किए। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा मेडिकल मिरेकल लगता है यार। मतलब सोचो, अगर फ्यूचर में एक मिडिल क्लास घर में थॉट से टीवी का रिमोट मिल जाए। अरे हाँ, लेजीनेस का एक्सट्रीम लेवल हो जाएगा वो तो। बिल्कुल। और इसके आगे तो न्यूरेलिंक का ब्लाइंड साइड चिप है, जिसे उन्होंने 2025 के लिए टारगेट किया है। हाँ, ब्लाइंड साइड के क्लेम्स तो उससे भी बड़े हैं। हाँ, जिनकी आंखें बिल्कुल काम नहीं करती या जिनकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो चुकी है, यहाँ तक कि जो लोग कंजेनिटली ब्लाइंड हैं, यानी जन्म से देख नहीं सकते, वो भी देख पाएंगे। क्योंकि ये चिप आंखों का काम पूरी तरह बाईपास कर देती है। ये सीधा दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स को स्टिम्युलेट करेगी। आंख की जरूरत ही नहीं है। वही तो। पर एक चीज है, जब हम मेडिकल फील्ड में ऐसी ऑटोनॉमी ला रहे हैं, चाहे एआई हो या रोबोटिक्स, तो एक जेन्युइन फियर भी आता है दिमाग में। फियर कैसा? देखो, रोबोटिक्स में एआई काफी अग्रेसिवली यूज हो रहा है। जैसे एम्स दिल्ली में डाविंची रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, राइट? हाँ, प्रिसिजन सर्जरीज के लिए। तो मेरा पुशबैक ये है कि हम लगातार बोल रहे हैं एआई ऑटोनॉमस है, पर अगर एक रोबोट ओपन सर्जरी कर रहा है और कोई फेटल एरर हो जाए या एआई बाय चांस हेलुसिनेट कर जाए, तो अकाउंटेबल कौन होगा? हम किसी मशीन पर लाइफ एंड डेथ सिचुएशन कैसे ट्रस्ट कर लें? देखो, आपका ट्रस्ट वाला कंसर्न बिल्कुल वैलिड है, और इसीलिए एआई इंजीनियर्स अब प्योरली मशीन लर्निंग बेस्ड सिस्टम्स पर रिलाय नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं फिर? मेडिकल और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ना अब कंपोजिट एआई या हाइब्रिड एआई पर शिफ्ट हो रहा है। इसमें एआई सिर्फ डेटा पैटर्न से गेस नहीं लगाता, बल्कि उसमें सिंबॉलिक रीजनिंग ऐड की जाती है। सिंबॉलिक रीजनिंग यानी स्ट्रिक्ट अनब्रेकेबल लॉजिकल रूल्स। रोबोट अब पहले की तरह सिर्फ प्री प्रोग्राम्ड फिक्स्ड लाइंस पर नहीं चलते, उनमें परसेप्शन आ गया है। ओके, मतलब वो सराउंडिंग्स को फील कर सकते हैं। हाँ, कैमरास, लाइडार और हाईटेक सेंसर्स से वो सराउंडिंग्स को डायनामिक तरीके से एनालाइज करते हैं। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर अचानक ड्रॉप हो जाए या कोई नया वेरिएबल आ जाए जो उनकी ट्रेनिंग में नहीं था, तो वो प्रोबेबिलिस्टिक लर्निंग और स्ट्रिक्ट मेडिकल रूल्स दोनों को ब्लेंड करके अडेप्ट होते हैं। अच्छा, मतलब रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते वो? एग्जैक्टली। और प्रैक्टिकली अगर देखें तो अभी इन्हें कोबॉट्स की तरह यूज किया जा रहा है, यानी कोलैबोरेटिव रोबोट्स। ये ह्यूमन डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं कर रहे, बल्कि उनके साथ मिलकर प्रिसिजन इंक्रीज कर रहे हैं। ये काफी रियश्योरिंग है सुनने में। चलिए, मशीन कोडिंग और एआई से निकलकर थोड़ा नेचुरल बायोलॉजी की कोडिंग समझते हैं। नेचर के पास अपनी खुद की बहुत पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डीएनए और आरएनए। ओह यस, बायोटेक्नोलॉजी का सेगमेंट। हाँ, एक चाइनीज स्टडी का जिक्र है सोर्सेज में, जिसमें फंगाई, स्पेसिफिकली फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम में एक अजीब सा फिनोमेनन ऑब्जर्व किया गया। राइट, एमआरएनए एडिटिंग वाला फिनोमेना। बिल्कुल। जब ये फंगस एसेक्सुअल से सेक्सुअल ग्रोथ फेज में आता है, तो उसमें नेचुरल ए टू आई एमआरएनए एडिटिंग होती है। इसे अगर मैं एक सिंपल एनालॉजी से समझाऊं, तो मान लो डीएनए एक पुरानी प्रिंटेड रेसिपी बुक है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, प्रिंटेड बुक। अब एमआरएनए एडिटिंग का मतलब है कि आपने उस रेसिपी बुक को कॉपी किया और उस कॉपी में पेंसिल से शुगर को इरेज करके वहां सॉल्ट लिख दिया। ओरिजिनल प्रिंटेड किताब बिल्कुल सेफ और अनटच्ड है, पर जो डिश बनी ना, उसकी केमिस्ट्री चेंज हो गई। उस रेसिपी वाली एनालॉजी को ना थोड़ा और टेक्निकल डिटेल में स्ट्रेच करते हैं। यहाँ पेंसिल से इरेज करने वाला जो शेफ है, वो एक्चुअली एडार नाम का एक एंजाइम है। एडार एंजाइम, ओके। ये एंजाइम फंगस के आरएनए सीक्वेंस में जाता है
और एडेनिजीन मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करके इनोसिन में कन्वर्ट कर देता है। यही है A to I एडिटिंग। अच्छा, ए से आई बन गया। हाँ, अब जब सेल की मशीनरी यानी राइबोसोम्स उस आरएनए को पढ़ते हैं तो वो उस इनोसिन को गुआनिन की तरह ट्रांसलेट करते हैं। इससे टोटली अलग प्रोटीन बनकर निकलता है। जो बेसिकली फंगस को नए एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एग्जैक्टली। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये चेंज टेम्पररी और रिवर्सिबल है। जब हम लैबोरेटरी में इसे समझ लेते हैं तो फ्यूचर में जेनेटिक डिजीजेस को सेफली ट्रीट करने का रास्ता खुलता है, बिना डीएनए को परमानेंटली ऑल्टर किए। ये ट्रेडिशनल क्रिस्पर टेक्निक से बहुत ज्यादा सेफ है। और इस बायोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी का असर सिर्फ लैब तक लिमिटेड नहीं है, फार्मिंग और एग्रीकल्चर में भी इसका असर दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। जैसे एक क्यूकम्बर मोज़ैक वायरस है यानी CMV, ये लगभग हर किस्म के पौधे को तबाह कर देता है। उसके लिए एक नया RNA एंटीवायरल स्प्रे डेवलप किया गया है। और इसकी खासियत ये है कि ये GMO नहीं है। वही तो, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी वो यही है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है। जब किसान इस स्प्रे को छिड़कता है तो उसमें डबल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल सीधा पौधे में जाता है और स्पेसिफिकली सिर्फ उस वायरस के RNA को पहचान कर डिस्ट्रॉय कर देता है। राइट। पौधे का अपना DNA एकदम सेफ रहता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही TRI ने जो नैनो सल्फर फर्टिलाइजर बनाया है वो आम किसान के लेवल पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है। डेटा कहता है कि मस्टर्ड यानी सरसों के खेतों में इसके यूज से यील्ड 30 से 40% तक बढ़ गई है। वाओ, मतलब करीब 1559 kg पर एकड़। हाँ, और किसान को सीधा 12,000 रुपए पर एकड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, प्लस उस सरसों में ऑयल कंटेंट भी ऑलमोस्ट 30% ज्यादा मिल रहा है। ये एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है। क्योंकि अब तक कन्वेंशनल एग्रीकल्चर लगातार टॉक्सिक केमिकल्स और सॉइल लीचिंग जैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। हाँ, मिट्टी खराब हो रही थी। तो उस इकोसिस्टम को कंप्लीटली डिसरप्ट किया जा रहा है इन प्रिसिजन टेक्नोलॉजीज से। और ऐसी ही प्रिसिजन आम आदमी की हेल्थ केयर में भी आ रही है। जैसे SCTIMS त्रिवेंद्रम ने TB यानी ट्यूबरक्यूलोसिस की डायग्नोसिस के लिए RT-LAMP टेस्ट डेवलप किया है। ओह, TB टेस्ट RT-PCR से अलग है ये? बहुत अलग। पहले TB टेस्ट या कन्वेंशनल RT-PCR में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इलेक्ट्रिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की। RT-PCR के इक्विपमेंट को लगातार 3 अलग-अलग टेम्परेचर्स के बीच साइकिल करना पड़ता है। जिसके लिए हेवी मशीन्स और स्टेबल पावर चाहिए होती है, जो इंडिया के रूरल क्लिनिक्स में मिलना काफी मुश्किल है। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो नया RT-LAMP टेस्ट है ना, ये एक सिंगल स्टेबल टेम्परेचर पर ऑपरेट करता है। इसका रिजल्ट फ्लोरेसेंट डाई के थ्रू सिर्फ 10 से 20 मिनट में आ जाता है। वेट, सिर्फ 10-20 मिनट में? हाँ, ये ड्रास्टिकली सस्ता है और फॉल्स नेगेटिव्स की प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली खत्म कर देता है। हेल्थ के डायग्नोस्टिक्स को आम इंसान तक पहुंचाने में ये सच में गेम चेंजर है। ये तो सच में रेवोल्यूशनरी है। तो देखो, हमने बायोलॉजिकल सेल्स की बात कर ली, अब इन माइक्रो सेल से निकल कर आते हैं बेसिक एटम्स के लेवल पर, यानी क्वांटम टेक्नोलॉजी पर। क्वांटम मैकेनिक्स। हाँ, नीति आयोग ने इंडिया के लिए एक बढ़िया क्वांटम इकोनॉमी 2047 का रोड मैप रिलीज किया है, जिसका गोल इंडिया को टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमीज में लाना है। इस रोड मैप को उन्होंने 2 फेजेस में डिवाइड किया है। राइट। 2025-30 कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और 2030-35 कमर्शलाइजेशन के लिए। बिल्कुल। पर सच बताऊं तो क्वांटम मैकेनिक्स के जो कोर प्रिंसिपल्स है ना, जैसे सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट, उन्हें सुनकर दिमाग थोड़ा घूमने लगता है। मैं समझ सकती हूँ, ये नॉर्मल फिजिक्स से बहुत अलग है। इसमें बिट्स की जगह क्यूबिट्स होते हैं, और सुपरपोजिशन को समझने के लिए मेरे पास एक टिपिकल इंडियन फैमिली वाली एनालॉजी है। ओह, लेट्स हियर इट। जैसे एक बोर्ड एग्जाम देने वाला स्टूडेंट है, जब तक रिजल्ट का एनवेलप खुलता नहीं है, वो स्टूडेंट एक ही टाइम पर पास और फेल दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है। अरे बाप रे, ट्रू। ठीक वैसे ही एक क्यूबिट एक ही टाइम पर 0 और 1 दोनों स्टेट में हो सकता है, जब तक उसको मेजर न किया जाए। उस स्टूडेंट वाली स्टेट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एंटेंगलमेंट उससे भी ज्यादा अजीब फिनोमेना है। अच्छा, उसमें क्या होता है? एंटेंगलमेंट में 2 क्यूबिट्स आपस में इस तरह इंटरलॉक हो जाते हैं कि चाहे उन्हें यूनिवर्स के 2 अलग कोनों में क्यों ना रख दिया जाए, एक क्यूबिट का स्टेट चेक करते ही दूसरे का स्टेट इंस्टेंटली फिक्स हो जाएगा। व्हाट? बिना किसी कनेक्शन के? हाँ, लिटरली बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के। इन्हीं अजीब स्टेट्स की वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसी कैलकुलेशंस मिनटों में कर लेते हैं जो नॉर्मल सुपर कंप्यूटर्स हजारों साल में नहीं कर पाएंगे। ये तो मैजिक लगता है सुनने में। और इंडिया इस क्वांटम रेस में रैपिडली आगे बढ़ रहा है। आपको पता है, IIT बॉम्बे ने
टोटली इंडिजिनस इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप यानी QDM डेवलप किया है। क्वांटम माइक्रोस्कोप, ये आम माइक्रोस्कोप से कैसे अलग है? ये आम माइक्रोस्कोप्स की तरह लाइट यूज नहीं करता। ये डायमंड क्रिस्टल के अंदर के नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर्स का यूज करता है। इसके थ्रू ये नैनो स्केल पर छोटे से छोटे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रूम टेम्परेचर पर 3D मैप करता है। ओके, पर इसका एक्चुअली फायदा क्या है एवरीडे यूज में? देखो, सेमीकंडक्टर चिप्स अब इतने माइक्रो स्केल पर जा चुकी हैं कि ट्रेडिशनल टेस्टिंग टूल्स वहां फेल हो जाते हैं। उस लेवल के डिफेक्ट्स ढूंढने के लिए और यहाँ तक कि न्यूरोसाइंस में ब्रेन न्यूरॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड ट्रैक करने के लिए QDM जैसी क्वांटम प्रिसिजन की ही जरूरत पड़ती है। ओह, मतलब ये लिटरली एटम्स के लेवल पे चीजों को परफेक्ट करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल। तो अब इस एटम स्केल की मैपिंग से थोड़ा मैक्रो स्केल पर आते हैं, यानी हमारे सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल्ली में भारत पेट्रोलियम और CRII ने मिलकर एक प्लास्टिक रोड बनाया है। हाँ, जिसमें उन्होंने जियो सेल्स का यूज किया है। राइट, ये जियो सेल्स बेसिकली एक हनीकॉम जैसा 3D स्ट्रक्चर होते हैं जो लगभग 9 इंच डीप होते हैं, और इसके अंदर मिट्टी और वेस्ट प्लास्टिक को पैक किया जाता है, जिससे रोड की लोड बेयरिंग कैपेसिटी ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। और प्लास्टिक वेस्ट भी यूज हो जाता है। एग्जैक्टली। और साथ ही आउटलाइन में स्मोक ईटिंग टेक्नोलॉजी का भी जिक्र है। ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, जहां रोड्स या बिल्डिंग्स पर टाइटेनियम ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है। हाँ, ये काफी नया कॉन्सेप्ट है इंडिया में। जब इस कोटिंग पर UV लाइट पड़ती है तो वो नेचुरली हवा के पोल्यूटेंट्स को केमिकली ब्रेक डाउन कर देती है। पर एक प्रैक्टिकल सवाल ये उठता है यहाँ, क्या सिर्फ एक रोड पर पेंट कर देने से दिल्ली की जो एक्सट्रीम विंटर स्मॉग प्रॉब्लम है वो सच में सॉल्व हो जाएगी? ये सोल्यूशन मुझे थोड़ा टू गुड टू बी ट्रू लगता है। देखो, अकेले एक कोटिंग से पूरी दिल्ली का स्मॉग गायब नहीं होगा। प्रॉब्लम यह है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस को अकेले एक आइसोलेशन में देखते हैं। ये टेक्नोलॉजीज ना एक वाइडर मैश या नेटवर्क का हिस्सा है। अच्छा, मतलब इनको मिलाकर यूज करना होगा। एग्जैक्टली। स्मॉगेटिंग कोटिंग ग्राउंड लेवल पर एग्जॉस्ट गैसेस और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को न्यूट्रलाइज करती है। उसी के पैरेलल CSIR ने SODR यानी साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम डेवलप किया है। ये SODR क्या करता है? ये आसमान की तरफ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स भेजता है, और जब वो वेव्स एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस से टकराकर वापस आती हैं तो डॉपलर शिफ्ट के थ्रू विंड स्पीड और पोल्यूशन लेयर का एक्सट्रीम रियल टाइम डेटा देती हैं। ओह, लाइक सोनार बट फॉर द स्काई। हाँ, प्रैक्टिकली वही। तो जब आप सोडार जैसे एक्यूरेट मॉनिटरिंग सिस्टम को इन सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल्स और जियो सेल्स वाले ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तब जाकर एक सिटी प्रैक्टिकली स्मार्ट बनती है। तब आप एग्जैक्टली जानते हैं कि पोल्यूशन कहाँ ट्रैप हो रहा है और उसे मिटाते करने के लिए कहाँ स्पेसिफिक इंटरवेंशंस चाहिए। ये सब सुनने में एक यूटोपिया जैसा है सच में, लेकिन एक बेसिक रियलिटी चेक आता है यहाँ पर। इन सब साइफाई लेवल टेक्नोलॉजीज को, चाहे वो स्मार्ट सिटीज हों, एजेंटिक AI हो या क्वांटम कंप्यूटर्स हों, लगातार चलाने के लिए आखिर पावर कहाँ से आएगी? वही सबसे बड़ा चैलेंज है। ट्रेडिशनल कोल बेस से इतनी हैवी बिजली जनरेट करना तो पॉसिबल नहीं है बिना एनवायरनमेंट को तबाह किए। तो बैटरीज और एनर्जी जनरेशन का फ्यूचर क्या है? EVs के बढ़ते ट्रेंड में मैं देख रहा था बैटरी पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट आया है। राइट, ये काफी जरूरी हो गया था। ये बेसिकली एक गाड़ी के बैटरी के लिए QR कोड जैसा है, जिसमें बैटरी की A to Z कुंडली होती है, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आया, कंडीशन कैसी है और एंड ऑफ लाइफ रिसाइकलिंग कहाँ होगी। बिल्कुल। पर उससे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे EV सेक्टर में लगती है, खासकर हमारे इंडियन समझ में, वो है EV फायर्स। पिछले कुछ सालों में बैटरीज फटने के जो केसेस आए हैं वो काफी स्कैरी हैं। और वही सेफ्टी इश्यूज सॉल्व करने के लिए अब लिथियम आयन से आगे की इनोवेशंस पर काम चल रहा है। जैसे नोएडा में NTPC ने वनेडियम रीडॉक्स फ्लो बैटरी यानी VRFB सिस्टम इंस्टॉल किया है। VRFB ये नॉर्मल बैटरी से अलग कैसे? ये ट्रेडिशनल बैटरीज जैसा नहीं होता जिसमें सॉलिड केमिकल भरा हो। इसमें 2 बड़े टैंक्स होते हैं जिसमें लिक्विड वनेडियम इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लो करते हैं और अलग-अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स के थ्रू चार्ज स्टोर और रिलीज करते हैं। ओके, तो इसमें आग नहीं लगती? इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट यही है कि ये टोटली वाटर बेस्ड सोल्यूशन है, यानी फायर रिस्क प्रैक्टिकली जीरो है, चाहे बाहर कितनी भी एक्सट्रीम हीट हो। प्लस ये हजारों चार्ज डिस्चार्ज साइकिल सस्टेन कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। पर कॉस्ट का क्या? अगर कॉस्ट कटिंग की बात करें तो बेंगलोर में जिंक आयन बैटरीज पर सॉलिड रिसर्च हो रही है। ये भी एक्वेस यानी वाटर बेस्ड है और नेचुरली अबंडेंट जिंक यूज करने के कारण आम मासेस के लिए बहुत अफोर्डेबल है।
ये वाटर बेस्ड सेफ्टी फैक्टर तो सच में एक बड़ी रिलीफ जैसा लगता है। पर एनर्जी सेक्शन में एक चीज ने मुझे लिटरली हैरान कर दिया। V2G यानी व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी। ओ, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और IIT बॉम्बे मिलकर इसका पायलट प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मेरी इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं रह जाएगा। बिल्कुल नहीं। सोचिए, इंडिया की सख्त गर्मी का टाइम है, पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की वजह से ग्रिड फेल हो रहा है, और उस टाइम आपकी पार्किंग में खड़ी ईवी आपके घर और ग्रिड को एक्चुअली पावर सप्लाई कर रही है। मतलब मेरी कार एक बाई डायरेक्शनल फ्लो सिस्टम बन जाएगी, एक चलता फिरता इन्वर्टर। ये एनर्जी ग्रिड का सबसे बड़ा डिसरप्शन होने वाला है। पीक आवर्स में जब ग्रिड पर मैक्सिमम लोड पड़ता है और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली होती है, तब नेटवर्क में कनेक्टेड हजारों ईवीज मिलकर एक ह्यूज डिसेंट्रलाइज्ड पावर प्लांट का काम करेंगी और ग्रिड को कोलैप्स होने से बचाएंगी। और फिर गाड़ी चार्ज कब होगी? जब डिमांड कम होगी, यानी रात को जब बिजली सस्ती होती है, तो वही कार्स ऑटोमेटिकली चार्ज होंगी। डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी लूप का ये एक परफेक्ट वर्किंग मॉडल है। अमेजिंग। और ट्रांसपोर्ट ग्रिड की बात करें तो इंडियन रेलवेज अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद सोनेपत रूट पर टेस्ट कर रही है। ये ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स यूज करेगी, जिसमें हाइड्रोजन और हवा की ऑक्सीजन रिएक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इस पूरे प्रोसेस में एग्जॉस्ट पाइप से सिर्फ हीट और क्लीन पानी बाहर आता है, जीरो एमिशंस। वाओ, सिर्फ पानी? बैटरीज और हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट ठीक है, पर अगर हम कंट्री के पूरे बेस लोड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसके लिए मास स्केल जनरेशन जरूरी है। यहां पर न्यूक्लियर एनर्जी की एंट्री होती है। राइट, बेस लोड के लिए न्यूक्लियर जरूरी है। इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च ने SST भारत का रोड मैप प्रपोज किया है। ये कोई आम रिएक्टर नहीं है, ये फ्यूजन हाइब्रिड रिएक्टर होगा। फ्यूजन वही फिनोमेना है जो डायरेक्टली सूरज और तारों में होता है, जिसमें दो हल्के एटम्स जुड़कर मैसिव एनर्जी बनाते हैं। एग्जैक्टली। इतनी एनर्जी जितनी हम सोच भी नहीं सकते। इस हाइब्रिड रिएक्टर के बारे में थोड़ा बताएंगी? इसको थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। अब तक जो रिएक्टर्स काम करते हैं वो न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड होते हैं। फिजन मतलब हम यूरेनियम जैसे भारी एटम्स को फोर्सबली तोड़ते हैं, जिससे बहुत सारा रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, राइट? हाँ, ह्यूज अमाउंट में हाईली रेडियो एक्टिव वेस्ट पैदा होता है, जिसे हजारों सालों तक सेफ रखना सच में एक दर्देसर है। लेकिन फ्यूजन में वेस्ट प्रैक्टिकली मिनिमल होता है। इस SST भारत प्रोजेक्ट में ना टोकोमाक डिजाइन का यूज किया जाएगा। टोकोमाक, ये कैसा डिजाइन है? ये एक जायंट डोनट शेप चेंबर होता है, जिसके अंदर गैस को करीब 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हीट करके प्लाज्मा बनाया जाएगा, और उस सुपर हॉट प्लाज्मा को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स के जरिए हवा में होल्ड किया जाएगा, ताकि वो चेंबर के वॉल्स को टच ना करे। क्योंकि कोई भी मटेरियल उतना टेम्परेचर झेल ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। और इसके अलावा पावर इंडिपेंडेंस में एक बहुत बड़ा अपडेट चाइना की तरफ से आया है। उन्होंने अपना पहला थोरियम मॉल्टन सॉल्ट रिएक्टर ऑपरेट करके दिखाया है। ओह, थोरियम! ये तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। बहुत बड़ी। ये इंडिया के लिए इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम रिजर्व्स हैं, जो हमारी कोस्टल मोनाजाइट सैंड में मिलते हैं। थोरियम को यूरेनियम 233 में ब्रीड करके इंडिया इफेक्टिवली कई आने वाली जेनरेशंस के लिए ग्लोबल एनर्जी सुपर पावर बन सकता है। ये तो गेम चेंजिंग पोटेंशियल है। ओके, तो पावर जनरेशन का मसला अगर हम हाइब्रिड रिएक्टर्स और डिसेंट्रलाइज्ड ईवी से सॉल्व कर लें, तो एक दूसरा बड़ा क्राइसिस दिमाग में आता है, कम्युनिकेशन का। हाँ, इंफ्रा फेलियर्स के टाइम पर अगर अचानक कोई बड़ा डिजास्टर आ जाए, ग्रिड फेल हो जाए या सिंपली सेंट्रल इंटरनेट सर्वर्स डाउन हो जाएं, तो हमारी ये सब आपस में कनेक्टेड स्मार्ट डिवाइसेस एक दूसरे से बात कैसे करेंगी? इसके लिए डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स काम आते हैं। यहाँ जैक डोर्सी का नया कॉन्सेप्ट बिलचैट और ब्लूटूथ लो एनर्जी मैश नेटवर्क्स पिक्चर में आते हैं। मुझे इनका प्रिंसिपल एग्जैक्टली स्कूल के दिनों जैसा लगा, जहां क्लास में लास्ट बेंच पर बैठे दो स्टूडेंट्स आपस में कागज की चिट्स पास करते थे। चिट पासिंग, राइट? बीच में बैठे हुए स्टूडेंट्स सिर्फ उस चिट को आगे बढ़ाते हैं बिना उसे खोले या पढ़े, और टीचर, जो बेसिकली यहाँ सेंट्रल सर्वर का रोल प्ले करता है, उसे कोई आवाज नहीं आती और उसे कोई आइडिया नहीं होता कि मैसेज में क्या है। उस एनालॉजी में ना एक लेयर और जोड़ दीजिए। अगर बाय चांस उस टीचर ने वो चिट पकड़ भी ली तो वो उसे पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि मैसेज एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। ओहो, स्मार्ट। ब्ली मैश नेटवर्किंग में कोई भी नोड, यानी आपका ऑर्डिनरी फोन, सेंट्रल सेल टावर से जुड़ने की जगह सीधा दूसरे फोन से कनेक्ट होता है। अगर आपको अपने किसी फ्रेंड से बात करनी है जो 5 किलोमीटर दूर है,
और नेटवर्क नहीं है, तो आपका मैसेज आसपास के अनजान लोगों के फोन से साइलेंटली बाउंस होकर उस तक पहुंचेगा, बिना उन्हें पता चले। और अकाउंट बनाने के लिए क्या चाहिए? अकाउंट के लिए किसी फोन नंबर या ईमेल की जरूरत ही नहीं होती। तो नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम, एक्सट्रीम नेटवर्क ब्लैकआउट्स में, या फिर ऐसी सिचुएशंस जहां प्राइवेसी नॉन नेगोशिएबल है, ये कम्युनिकेशन चैनल अथॉरिटीज और बिग टेक कंपनीज से पावर छीनकर सीधा सिटीजन के फोन में दे देता है। देखें, इस डीप डाइव में तो एक क्लियर पैटर्न उभर कर आता है। हमने स्टार्ट किया एआई से, जो अब एजेंटिक हो रहा है। यानी वो एक सेंट्रल सर्वर पर हमारा प्रॉम्प्ट वेट नहीं कर रहा, वो ऑटोनॉमी ले रहा है और खुद एनवायरनमेंट परसीव करके डिसीजंस बना रहा है। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि ग्रिड कनेक्टेड होने की जगह हमारी खुद की पार्किंग में खड़ी कार पूरे पावर नेटवर्क का लोड हैंडल कर रही है। और यहां तक कि हमारे ऑर्डिनरी फोन्स बिना किसी टेलीकॉम जायंट के आपस में अपना खुद का इनविजिबल मैश नेटवर्क बना रहे हैं। ये डिसेंट्रलाइजेशन का पीक है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले कल में हर अहम टेक्नोलॉजी, चाहे वो कंप्यूटिंग हो, पावर हो या कम्युनिकेशन, वो ऊपर से नीचे आने की बजाय एकदम डिसेंट्रलाइज्ड और ऑटोनोमस हो रही है। और अगर इस लॉजिकल ट्रेजेक्टरी को थोड़ा और डीपली एनालाइज किया जाए ना, तो एक बहुत ही फाउंडेशनल सवाल निकल कर आता है कि आखिर फ्यूचर सोसाइटी में पावर स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। बिल्कुल। और वही थॉट लगातार मेरे दिमाग में भी चल रहा है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैसिव एनर्जी रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन नेटवर्क की चाबियां उन मल्टी बिलियन डॉलर टेक कंपनीज और उनके जायंट सेंट्रल सर्वर्स से निकलकर सीधे आम इंसान की पॉकेट में रखे फोन और उसके गराज में खड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो फ्यूचर में एक्चुअली कंट्रोल किसके हाथ में होगा? वही सबसे बड़ा सवाल है। क्या उन गिने चुने इंजीनियर्स और क्रिएटर्स के पास जिन्होंने इस टेक को फॉर्म किया, या उस कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड मैश नेटवर्क के हर एक आम सिटीजन के पास? ये पावर डायनामिक्स एक ऐसी चीज है जिस पर हम सबको आने वाले वक्त में बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वील डिस्कस चैप्टर 8, मिसलेनियस। What if I told you that by 2030 we are literally going to change how time itself is measured? या फिर right now ocean के absolute bottom में in total darkness ऐसे rocks हैं जो ऑक्सीजन breathe out कर रहे हैं। आज का जो हमारा सोर्स मटेरियल का स्टैक है, पहली नज़र में ये एक उस घर के मिसलेनियस ड्रॉअर जैसा लगता है जिसमें पुराने चार्जर्स से लेकर प्रॉपर्टी पेपर्स तक सब थुनसा हुआ है। पर एक्चुअली स्पेस टेक हो, एग्रीकल्चर हो या क्वांटम फिजिक्स, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। हाँ, मतलब अगर इन सबको अलग अलग करके देखोगे तो सिर्फ रैंडम हेडलाइंस लगेंगी, पर इन डॉट्स को कनेक्ट करने पे ना एकदम क्लियर पिक्चर सामने आती है कि इंडिया का और ह्यूमैनिटी का पावर स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट हो रहा है। हमारा फ्यूचर फूड सिस्टम, टेक इंडिपेंडेंस, ये सारी डेवलपमेंट्स एक मैसिव स्ट्रक्चरल चेंज की तरफ इशारा कर रही हैं। तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसके बिना लाइफ, लाइक इंडियन मिडिल क्लास लाइफ चलती ही नहीं है, हमारा खाना। और स्पेसिफिकली चावल। भाई, इंडियन फैमिली में अगर 2 दिन चावल ना बने तो लगता है पेट ही नहीं भरा है ना। अरे बिल्कुल, राइस इज प्रैक्टिकली एन इमोशन फॉर अस। राइट। और इस इमोशन को फ्यूचर प्रूफ करने के लिए बजट 2025-26 में एक सेकंड नेशनल जीन बैंक अनाउंस हुआ है, जिसका टारगेट है 10 लाख क्रॉप जर्म प्लाज्म को कंजर्व करना। बट वेट, मैं ये सोच रही थी कि हमें एक दूसरे जीन बैंक की जरूरत ही क्यों पड़ गई? मेरे ख्याल से NBPGR दिल्ली में ऑलरेडी एक मैसिव वॉल्ट है ना हमारे पास। है, और वो 1996 में बना था। इनफैक्ट नॉर्वे के स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट के बाद हमारा NBPGR दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट जीन बैंक है। उसमें लगभग 5 लाख एक्सेशंस ऑलरेडी स्टोर्ड हैं। बट फ्यूचर की प्रॉब्लम सिर्फ सीड्स बचाना नहीं है। जीन बैंक्स के ना अलग अलग टाइप्स होते हैं। अच्छा, जैसे क्या? जैसे सीड बैंक्स में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बीज रखे जाते हैं। फिर फील्ड जीन बैंक्स होते हैं जहां लाइफ प्लांट्स जैसे आम या कोकोनट के पेड़ नेचुरल कंडीशंस में उगाए जाते हैं क्योंकि उनके सीड्स इजीली स्टोर नहीं हो सकते। और क्रायो बैंक्स में लिक्विड नाइट्रोजन यूज करके -196 डिग्री सेल्सियस पर जेनेटिक मटेरियल फ्रीज किया जाता है। क्लाइमेट चेंज की स्पीड देखकर हमें अपनी डाइवर्सिटी डबल डाउन करनी पड़ रही है। वाओ, इसको एक लेवल और आगे ले जाते हैं। साइंटिस्ट ने अभी एशियन राइस पैनजीनोम क्रिएट किया है जिसमें 144 वाइल्ड और कल्टीवेटेड राइस वैरायटीज का डेटा है। अब देखो, पैनजीनोम को समझने के लिए ना एक जॉइंट फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप का एग्जाम्पल लेते हैं। ओह, ये इंटरेस्टिंग एनालॉजी है। है ना?
पहले साइंटिस्ट सिर्फ रेफरेंस जीनोम यूज करते थे, जो ऐसा है जैसे ग्रुप के किसी एक मेंबर की प्रोफाइल पिक्चर और बायो देख लेना। लेकिन पेनजीनोम पूरे खानदान का डेटा है। अराउंड 28,907 कोर जीन्स हैं इसमें। अगर कल को मैसिव ड्रॉट आता है तो हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में से उस दौर के वाइल्ड वैरायटी वाले चाचा की जेनेटिक क्वालिटी उठाकर अपने मेन राइस क्रॉप में डाल सकते हैं, जिसे सूखे की आदत है। Exactly. That WhatsApp analogy captures the scale perfectly. But यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। एक ही प्रोफाइल से आप पूरी फैमिली का एवोल्यूशनरी बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। रेफरेंस जीनोम आपको ये नहीं बताता कि कौन सा जीन म्यूटेट होकर आर्सेनिक अपटेक को रोक सकता है। पेनजीनोम एक्चुअली एक 3D जेनेटिक मैप है। तो बेसिकली जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा अगर नए पेस्ट्स आ गए। बिल्कुल। जब ग्लोबल वार्मिंग से नए पेस्ट्स आएंगे या मिट्टी में सैलिनिटी बढ़ेगी, तो हम सीधा पेनजीनोम में सर्च करेंगे कि किस वाइल्ड राइस वैरायटी के पास इस नए थ्रेट से लड़ने का नेचुरल डिफेंस है। अमेजिंग। और इन फील्ड्स को मॉनिटर करने के लिए इसरो ने अब आसमान से खेती पर नजर रखने के लिए क्रॉप इनिशिएटिव यानी कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रॉप प्रोग्रेस लॉन्च किया है। पर एक प्रैक्टिकल सवाल मेरे दिमाग में आया। मॉनसून के टाइम तो पूरे देश में थिक क्लाउड्स होते हैं। सैटेलाइट कैमरा इन बादलों के आर पार कैसे देखता है? That's exactly why they aren't using standard optical cameras. इसरो सैटेलाइट्स जैसे EOS-04 यूज कर रहा है, जो सिंथेटिक अपर्चर रेडार यानी सार यूज करता है। रेडार वेव्स बादलों को आराम से पेनिट्रेट कर सकती हैं। ओह, आई सी। हाँ, और साथ में EOS-06 और RISOSAT-2A का डेटा कंबाइन होता है। तो बारिश हो या धुंध, खेत में फसल की एग्जैक्ट हेल्थ, मॉइस्चर लेवल और ग्रोथ स्टेज का रियल टाइम रेडार सिग्नेचर गवर्नमेंट के पास पहुंचता रहता है। ये तो हुई टेक्नोलॉजी की अच्छी बात, लेकिन खेती का एक बहुत डार्क साइड भी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। केमिकल्स और अनऑथराइज्ड प्रैक्टिसेस। जैसे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में अभी अनऑथराइज्ड कॉटन सीड्स पकड़े गए हैं जो ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट हैं। मतलब किसान ऐसा बीज उगा रहे हैं जिसे ऑफिशियली अलाउ ही नहीं किया गया है। ये बहुत सीरियस इशू है। ग्लाइफोसेट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है। इसका काम करने का तरीका बड़ा ब्रूटल है। ये प्लांट्स के अंदर एक एसेंशियल एंजाइम होता है, EPSPS, उसे कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। ओह, तो प्लांट बेसिकली स्टार्व हो जाता है। हाँ, इसके बिना प्लांट अमीनो एसिड्स नहीं बना पाता और मर जाता है। इंडिया में ये स्ट्रिक्टली सिर्फ टी प्लांटेशंस और नॉन क्रॉप एरियाज के लिए अप्रूव्ड है। अगर फार्मर्स चुपके से इलीगल GM कॉटन उगाएंगे जो इस केमिकल को टॉलरेट कर सके, तो वो खुलेआम ग्लाइफोस्फेट स्प्रे करेंगे। फसल को बच जाएगी, पर आसपास का पूरा इकोसिस्टम और सॉइल बैक्टीरिया तबाह हो जाएगा। ये तो पूरा चेन रिएक्शन है। और केमिकल्स के मिसयूज से ही एक दूसरा मुद्दा जुड़ता है, क्लोरोपाइरिफॉस पेस्टिसाइड। इसका केस बहुत अजीब है। US, UE, चाइना समेत 40 से ज्यादा देशों में इसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि मेडिकल स्टडीज ने डायरेक्टली लिंक किया है कि इससे बच्चों में ब्रेन डैमेज, रिड्यूस्ड IQ और ADHD होता है। पर इंडिया में ये अभी भी क्रॉप्स पर स्प्रे हो रहा है। सही बात है। हम बेसिकली अपने ही एनवायरनमेंट को पॉइजन कर रहे हैं। और ये पॉइजनिंग सिर्फ सिंथेटिक केमिकल्स तक लिमिटेड नहीं है। ट्रेस मिनरल्स जो बॉडी के लिए नेचुरली जरूरी होते हैं, वो भी एक्सेस में टॉक्सिक बन सकते हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा के ग्राउंड वाटर में सेलेनियम का लेवल देखो। हाँ, मैंने पढ़ा था कि वो 10 पार्ट्स पर बिलियन की सेफ लिमिट को क्रॉस कर चुका है। ड्रामेटिकली क्रॉस कर गया है। सेलेनियम वैसे तो इम्यूनिटी के लिए चाहिए, पर जब वो लिमिट क्रॉस करता है तो लोगों को क्रॉनिक फटीग होती है, बाल झड़ते हैं और पूरा नर्वस सिस्टम डिसरप्ट होता है। और सिर्फ ह्यूमंस नहीं, एनिमल्स के साथ भी यही हो रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी बता रही है कि 2040 तक लाइवस्टॉक में एंटीबायोटिक यूज 30% बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग थोड़ा सा सर्दी जुकाम होने पर कैजुअली दवाई खा लेते हैं, वैसे ही पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों को बीमारी से बचाने और जल्दी बड़ा करने के लिए मैसिव स्केल पे एंटीबायोटिक्स खिलाए जाते हैं। That is extremely dangerous. The problem is antimicrobial resistance या AMR. जब आप लगातार जानवरों को लो डोज एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो बैक्टीरिया मरता नहीं है, वो उन दवाइयों को झेलना सीख जाता है। टेक कोलिस्टिन फॉर एग्जाम्पल। कोलिस्टिन तो लास्ट रिजॉर्ट दवाई है ना? क्या है कि अब कोलिस्टिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं। इसीलिए FAO को रिनोफॉर्म इनिशिएटिव लाना पड़ा, जिसका फोकस है कि फार्म लेवल पर ही एंटीमाइक्रोबियल्स की जरूरत को ड्रास्टिकली कम कैसे किया जाए। राइट।
तो इन सब इश्यूज को ठीक करने के लिए हमें लार्जर सिस्टम्स को समझना पड़ेगा, आसमान और समुंदर। इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने रिसेंटली 5 मेजर अर्थ साइंस इंस्टीट्यूट्स IITM, NCPOR, NIOT, NCSS और INCOES इन सबको मर्ज करके एक अर्थ सिस्टम साइंस काउंसिल बना दिया है, ESSC। ब्यूरोक्रेटिकली ये एक मैसिव स्टेप है। अलग अलग डिपार्टमेंट जब इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो डेटा साइलोज बन जाते हैं। ESSC के अंडर, जिसके प्रेसिडेंट खुद यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस होंगे, अब ओशन डेटा, क्लाइमेट मॉडलिंग और वेदर फोरकास्टिंग एक सिंगल पाइपलाइन से फ्लो करेगा। रिसर्च का डुप्लीकेट खर्चा बचेगा। डेटा कलेक्शन फ्लो की बात आई है तो इंडिया ने अपने डॉपलर वेदर रेडार नेटवर्क को बड़ा अपग्रेड दिया है। अब हमारे पास 47 रेडार्स हैं जो देश का 87% एरिया कवर करते हैं। पर टेक्निकल लेवल पे एक डॉपलर रेडार बाकी नॉर्मल रेडार से अलग कैसे है? क्या ये वही लॉजिक है जो स्टेशन पे आती हुई ट्रेन की सीटी का होता है, पिच बढ़ना और घटना? प्रिंसिपल बिल्कुल वही है। एक नॉर्मल रेडार सिर्फ वेव भेजता है और टकराकर वापस आने में कितना टाइम लगा उससे ऑब्जेक्ट की दूरी बताता है। पर डॉपलर रेडार फ्रीक्वेंसी शिफ्ट मेजर करता है। मतलब मोशन डिटेक्ट करता है। हाँ, जब रेडियो वेव मूविंग बादलों के झुंड या रेन ड्रॉपलेट से टकराती है तो अगर बादल रेडार की तरफ आ रहा है तो वापस आने वाली वेव कंप्रेस हो जाएगी, यानी हाई फ्रीक्वेंसी। अगर दूर जा रहा है तो स्ट्रेच हो जाएगी, लो फ्रीक्वेंसी। इंडिया में IMD इसके 3 बैंड्स यूज करता है। ओ, S, C और X बैंड्स, राइट? सही। S बैंड लंबी दूरी और हैवी रेन के लिए, C बैंड स्पेसिफिकली साइक्लोन्स ट्रैक करने के लिए और X बैंड बहुत शॉर्ट रेंज लोकल थंडरस्टॉर्म्स डिटेक्ट करने के लिए। ओके, तो आसमान से अब सीधा समुंदर की गहराई में चलते हैं। यहाँ इंडिया ने एक मेजर जियोपॉलिटिकल माइलस्टोन हिट किया है। हमें कार्लसबर्ग रिज, जो अरेबियन सी में है, वहाँ पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स ढूंढने का ग्लोबल पहला लाइसेंस मिला है। और ये लाइसेंस इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने दिया है, ISA, जो जमैका में है। ये बहुत बड़ा डील है। ISA हाई सीज को रेगुलेट करती है, जो दुनिया के 54% ओशंस हैं और किसी भी देश की नेशनल बाउंड्री में नहीं आते। डीप सी माइनिंग में 2 मेन टर्म्स आते हैं। एक होते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, जो आलू या पोटैटो के शेप के होते हैं और सी बेड के फ्लैट प्लेन्स पे पड़े होते हैं। उनमें मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल होता है। और हमें जिसका लाइसेंस मिला है वो है सल्फाइड्स। एग्जैक्टली, पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स। ये अंडर वाटर वॉल्केनोज के पास पाए जाते हैं। जमीन के अंदर से गर्म पानी मिनरल्स लेकर निकलता है और ठंडे समुद्र के कांटेक्ट में आते ही एक चिमनी जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। इन चिमनीज में कॉपर, जिंक, गोल्ड और सिल्वर भरा होता है। Wait, hold on. You mentioned deep sea mining और वो potato shaped nodules. मुझे यहाँ एक ऐसी डिस्कवरी का जिक्र करना है जिसने लिटरली बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स को इरेलेवेंट सा कर दिया है। पैसिफिक ओशन के क्लैरियन क्लिप्टन जोन में लगभग 13,100 फीट की गहराई में साइंटिस्ट्स को डार्क ऑक्सीजन मिली है। मेरे दिमाग में 6th ग्रेड की साइंस घूम रही है कि विदाउट सनलाइट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस एंड विदाउट फोटोसिंथेसिस देयर इज नो ऑक्सीजन। I know, and that is exactly why the scientific community is in shock right now. 13,000 फीट नीचे इतना अंधेरा होता है कि लाइट का एक सिंगल फोटोन भी नहीं पहुंचता। लेकिन वहां जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं वो एक नेचुरल बैटरी की तरह बिहेव कर रहे हैं। बैटरी? रॉक्स बैटरी कैसे बन गए? उन मेटल्स के बीच एक नेचुरल वोल्टेज डिफरेंस है जो सी वाटर के कांटेक्ट में आने पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ट्रिगर करता है। ये प्रोसेस पानी यानी H2O के मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करके डायरेक्टली ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। ये डिस्कवर होना मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ की आधी थ्योरीज को दोबारा लिखना, क्योंकि अब हमें पता है कि लाइफ को शुरू होने के लिए ऑक्सीजन शायद फोटोसिंथेसिस से पहले ही डीप सी वेंट्स के पास मिल गई थी। माइंड ब्लोइंग। ऐसे ही हिस्ट्री और ओरिजिन की टाइमलाइन मैप करने के लिए हमारे टूल्स भी अपग्रेड हो रहे हैं। जैसे तमिलनाडु आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपने 23 चारकोल सैंपल्स रिसेंटली US भेजे हैं AMS डेटिंग के लिए, एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री। हाँ, ये कार्बन डेटिंग का नया लेवल है। राइट। जो पुराना कार्बन 14 डेटिंग मेथड था उसमें सैंपल को डीके होने का वेट करना पड़ता था। AMS एक पार्टिकल एक्सेलरेटर यूज करके डायरेक्टली कार्बन आइसोटोप्स C14 और C12 को काउंट करता है। ये कन्वेंशनल मेथड से 1000 गुना फास्ट और इनक्रेडिबली प्रिसाइज है, और इसमें हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट का बहुत छोटा सा हिस्सा ही डिस्ट्रॉय होता है। प्रिसाइज टूल्स और नई थिंकिंग सिर्फ हिस्ट्री समझने के लिए नहीं, फ्यूचर की एनर्जी डिमांड मीट करने के लिए भी चाहिए।
और एनर्जी ट्रांजिशन इज एग्जैक्टली व्हाट द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत इज एड्रेसिंग। उनका टारगेट है 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी हिट करना। 100 गीगावाट, वो तो बहुत ज्यादा है। और इसमें सबसे बड़ा शिफ्ट ये है कि 20,000 करोड़ रुपीस सिर्फ SMRs, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के R&D के लिए एलोकेट हुए हैं। थे हजारों एकड़ जमीन चाहिए होती थी। SMRs का लॉजिक है कि आप रिएक्टर के मॉड्यूल्स फैक्ट्री में मास प्रोड्यूस करो और ट्रक पे लोड करके जहां एनर्जी की जरूरत हो वहां साइट पर जाकर असेंबल कर लो। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन्हें भारत स्मॉल रिएक्टर्स के नाम से डेवलप कर रहा है। सही पकड़ा। और इसके अलावा एक बड़ा प्राइवेट सेक्टर ब्रेक थ्रू भी हुआ है। तेमा इंडिया ने बार्क की टेक्निकल हेल्प से पालघर महाराष्ट्र में इंडिया की पहली प्राइवेट हैवी वाटर या D2O टेस्ट फैसिलिटी सेटअप की है। नाउ हैवी वाटर इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। नॉर्मल पानी और हैवी वाटर में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ यूज? देखो, नॉर्मल पानी में हाइड्रोजन होता है, हैवी वाटर में ड्यूटेरियम होता है, जो हाइड्रोजन का एक हेवियर आइसोटोप है। इंडिया के जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं उनमें नेचुरल यूरेनियम यूज होता है। हैवी वाटर उनमें एक मॉडरेटर का काम करता है। जब यूरेनियम एटम स्प्लिट होता है तो जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। हैवी वाटर उन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करता है ताकि वो दूसरे एटम्स को स्प्लिट करके चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सकें बिना आउट ऑफ कंट्रोल हुए। ओह, गॉट इट। अब अगर एनर्जी की बात हो रही है तो ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी में ईवी सबसे आगे है। पर ईवी स्पेस में एक ओपन सीक्रेट है, लिथियम। हम ईवीज प्रमोट तो कर रहे हैं पर इंपोर्टेड लिथियम के भरोसे, जो जियोपॉलिटिकली बहुत रिस्की है। पर बेंगलोर के JNCSR इंस्टीट्यूट ने इसका एक देसी ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया है, सुपरफास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी। आई हर्ड ये बैटरी सिर्फ 6 मिनट में 80% चार्ज हो जाती है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल विदाउट कैचिंग फायर? स्टैंडर्ड बैटरीज में आयंस को एनोड के अंदर जाना होता है। JNCSR ने एक स्पेशल नासिकॉन टाइप एनोड मटेरियल बनाया है। उन्होंने नैनो स्केल पे उस मटेरियल का स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइन किया है कि वो बेसिकली एक ब्रॉड हाईवे की तरह काम करता है। ओके, तो रेजिस्टेंस कम होती है। एग्जैक्टली। साथ में उन्होंने कार्बन कोटिंग और एल्यूमिनियम डोपिंग की है। इससे सोडियम आयंस बिना रेजिस्टेंस के बहुत स्पीड में मूव कर पाते हैं। सोडियम वैसे भी लिथियम से हजारों गुना ज्यादा अबंडेंट है, सस्ता है और इस नई इंजीनियरिंग की वजह से फास्ट चार्जिंग के दौरान जो हीट पैदा होती है उसे भी बेटर मैनेज करता है। अमेजिंग। वैसे एनर्जी स्प्लिट करने का एक और साइफाई तरीका सामने आया है, मेटल फ्री पीजो कैटालिसिस। अब सुनने में ये बड़ा हेवी टेक्निकल जार्गन लगता है, पर एसेंशियली एक मटेरियल है, ऑर्गेनिक कोवलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क या COF, जिसको अगर आप लिटरली फिजिकली स्क्वीज करो या वाइब्रेशन दो तो वो एम्बियंट मैकेनिकल प्रेशर यूज करके पानी को स्प्लिट कर देता है और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, बिना किसी महंगे मेटल या इलेक्ट्रिसिटी के। पर फिजिकल दबाव से पानी का मॉलिक्यूल कैसे टूट सकता है? Imagine water molecules like two magnets stuck together. Normally उनको अलग करने के लिए strong electricity या intense heat चाहिए, पर इस COF मटेरियल का internal crystalline structure बहुत यूनिक है। जब आप इसको physically bend या compress करते हो, तो उसके shape change होने से उसके अंदर tiny electric fields generate होती हैं। ओह, तो मैकेनिकल फोर्स इलेक्ट्रिसिटी में बदल रही है। हाँ, ये मटेरियल बेसिकली मैकेनिकल फोर्स को इंटरनल माइक्रो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, जो मॉलिक्यूलर सिजर्स की तरह काम करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को स्नैप कर देती हैं। फ्यूचरिस्टिक एनर्जी सॉल्यूशंस तो बन रहे हैं, पर इन सब के रॉ मटेरियल्स का क्या? ईवी मोटर्स और कॉम्बैट ड्रोन्स को सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स चाहिए। वो मैग्नेट्स बनते हैं नियोडिम से। और अच्छी खबर ये है कि IREL अब अपना नियोडियम प्रोडक्शन 40 टन से ड्रास्टिकली बढ़ाकर FY27 तक 500 टन्स करने जा रहा है। दूसरी तरफ टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल्स में सबसे हाई होता है, अराउंड 3422 डिग्रीज, उसके मदुराई के ब्लॉक का ऑक्शन गवर्नमेंट ने अभी एन्युअल कर दिया है। और इन क्रिटिकल मटेरियल्स में एक और सिग्निफिकेंट अपडेट है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में इंडिया का पहला गैलियम नाइट्राइड यानी गैन बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट ओपन हो गया है। हम जनरली सिलिकॉन चिप्स की बात करते हैं, पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अब सिलिकॉन की लिमिट आ चुकी है। वही मुझे पूछना था कि अचानक से गैलियम नाइट्राइड सिलिकॉन से बेहतर कैसे हो गया, और ये बैंड गैप क्या चीज होती है जिसके बारे में इतनी बात हो रही है आजकल? बैंड गैप एक सेमीकंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करती है कि उसे कंडक्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए।
सिलिकॉन का बैंड गैप नैरो होता है। जब वोल्टेज या हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और चिप फेल हो जाती है। गैलियम नाइट्राइड का बैंड गैप वाइड है। मतलब वो ज्यादा हीट बर्दाश्त कर सकता है। बिल्कुल, वो एक्सट्रीम हाई वोल्टेजेस और मैसिव हीट को इजीली हैंडल कर सकता है बिना ब्रेकडाउन हुए। इसीलिए फास्ट चार्जर्स और ईवी इन्वर्टर्स में गैन चिप्स यूज होती हैं, क्योंकि वो पावर लॉस ड्रास्टिकली कम कर देती हैं। मेक सेंस। अब टेक लैब्स और स्पेस से बाहर निकलकर अगर हम अपनी डेली पब्लिक सेफ्टी की बात करें तो रेलवेज में कवच 5.0 का रोल आउट फाइनल हो गया है। ये हमारा कंप्लीटली इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। एंड इट इज डिजाइन टू साइल 4 स्टैंडर्ड्स, जो सेफ्टी इंटेग्रिटी का एब्सोल्युटली हाईएस्ट लेवल है। अगर लोको पायलट रेड सिग्नल मिस कर दे, जिसे टेक्निकल भाषा में सिग्नल पासिंग एट डेंजर या स्पैड कहते हैं, तो कवच का RFID नेटवर्क और रेडियो कम्युनिकेशन तुरंत एक्टिव होता है। इंजन का ऑन बोर्ड कंप्यूटर ट्रैक पर लगी डिवाइस से डायरेक्टली बात करता है। और अगर कोलिजन होने वाला हो तो सिस्टम ड्राइवर को ओवरराइड करके ऑटोमेटिकली लोको की ब्रेक सप्लाई कर देता है। दिसंबर 2025 तक इसे डेंसली पैक्ड रूट्स पे इंप्लीमेंट होना है, जिससे ट्रेन सेफली एक दूसरे के ज्यादा करीब चल सकेंगी। इफेक्टिवली ट्रेन कैपेसिटी 30% बढ़ जाएगी। दैट्स ह्यूज। सेफ्टी से ही रिलेटेड एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़क पर बहुत शांत होती हैं, पता ही नहीं चलता पीछे से कब आ गईं। इस साइलेंट नेचर की वजह से एक्सीडेंट्स का रिस्क बढ़ रहा था, खासकर अपने क्राउडेड बाजार्स में। इसीलिए अक्टूबर 2027 से सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में AVAS अकूस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम मैंडेटरी हो जाएगा। गाड़ियां अब एक आर्टिफिशियल साउंड इमिट करेंगी स्पीड के हिसाब से, ताकि पेडेस्ट्रियंस अलर्ट रहें। बहुत जरूरी स्टेप है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ AI इकोसिस्टम का आगे बढ़ना भी इनएविटेबल है। गूगल ने विशाखापट्टनम में एक $15 बिलियन का AI हब सेटअप करने का अनाउंसमेंट किया है। वहां एक 1 गीगावाट का हाइपरस्केल डेटा सेंटर बनेगा। एट द सेम टाइम ग्लोबल AI डिप्लोमेसी में भी इंडिया फ्रंट सीट पर है। फ्रांस और इंडिया ने मिलकर पेरिस AI समिट 2025 को को-चेयर किया है, जहां 58 देशों ने अग्रीमेंट साइन किए। AI वीडियो लोकलाइजेशन टूल। इमेजिन करो एक डिजिटल डिवाइड जहां सारा हाई क्वालिटी कंटेंट सिर्फ इंग्लिश में है। अब AI रियल टाइम में वीडियोस को 11 इंडियन लैंग्वेजेस में परफेक्टली सिंक और डब कर देगा। और प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड भी बहुत क्लियर था इसमें। अगर AI मैसिव एनर्जी खा रहा है तो हमें उसको फॉसिल फ्यूल से नहीं, न्यूक्लियर जैसी ग्रीन पावर से चलाना होगा। AI और डीप टेक हेल्थ सेक्टर में भी वाइल्ड इनोवेशंस ला रहे हैं। अब बताओ, किसी को भी इंजेक्शन लगवाना अच्छा लगता है क्या? पेन से ज्यादा लोगों को उस नीडल से डर लगता है। IIT बॉम्बे ने एक नीडल फ्री शॉक सिरिंज बनाई है। उसमें नीडल की जगह एक माइक्रो चेंबर होता है। पर वेट, बिना नीडल के लिक्विड दवा स्किन के अंदर घुसती कैसे है? मैकेनिज्म एकदम साइफाई है। ये सिरिंज एक मिनी एक्सप्लोजन या लेजर इंड्यूस्ड पल्स यूज करके एक सुपरसोनिक शॉकवेव जनरेट करती है। ये वेव लिक्विड दवा को इतनी इंटेंस स्पीड और फाइन जेट में कन्वर्ट कर देती है कि वो स्किन के नेचुरली मौजूद माइक्रोपोर्स के थ्रू सीधा अंदर चली जाती है, नर्व्स को ट्रिगर किए बिना। तो मतलब दर्द ही नहीं होता? बिल्कुल दर्द नहीं होता, और नीडल नहीं है तो क्रॉस कंटामिनेशन या इन्फेक्शन का चांस 0 हो जाता है। वाओ! हेल्थ डायग्नोस्टिक्स में भी एक ब्रेक थ्रू देखते हैं। NST के साइंटिस्ट ने एक नया कॉपर कैटलिस्ट डेवलप किया है मॉर्निंग स्टार शेप में, और पता है उन्होंने बायोलॉजिकल टेम्पलेट क्या यूज किया? स्पोरोपोलिनिन, जो प्लांट पॉलन ग्रेन्स की आउटर वॉल होती है। इसे सर्स में यूज करेंगे, सरफेस एनहांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सर्स इतनी एक्सट्रीम सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है कि किसी फ्लूइड में अगर कैंसर का या पोल्यूशन का एक सिंगल मॉलिक्यूल भी घूम रहा है तो ये उसे डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्शन की बात करें तो कोलकाता के इसन बोस सेंटर की रिसर्च का जिक्र करना जरूरी है। उन्होंने गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की एग्रीगेशन को कॉमन अमाइनो एसिड्स और सॉल्ट्स यूज करके कंट्रोल करना सीख लिया। देखो, गोल्ड यूजुअली गोल्डन लगता है, पर जब आप उसको नैनो साइज में तोड़ते हो और पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं तो वो रेड कलर इमिट करते हैं। अच्छा, और जब वो मिलते हैं तो? जब वो आसपास आकर क्लस्टर यानी एग्रीगेट होते हैं तो उनका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बदल जाता है और वो ब्लू कलर दिखाते हैं। ओह, मतलब हम डिजीज मार्कर्स डिटेक्ट करने के लिए फ्लूइड्स में कलर शिफ्ट रेड टू ब्लू यूज कर सकते हैं, जो पोर्टेबल रैपिड टेस्ट किट्स के लिए ब्रिलियंट है। और जब नैनो स्केल की बात चली रही है, चाइना के साइंटिस्ट ने बिस्मिथ और टिन के यूज से 2D मेटल्स बनाए हैं। इनकी थिकनेस सिर्फ 6.3 एंगस्ट्रॉम्स है। ये आई थिंक एक एटम की मोटाई के बराबर है।
इस लेवल पे मटेरियल बिल्कुल ही एलियन तरीके से बिहेव करने लगता है, राइट? यस, यहाँ क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट किक इन करता है। जब आप मटेरियल को इतना पतला कर देते हो कि तीसरी डायमेंशन यानी थिकनेस इफेक्टिवली गायब हो जाती है, तो उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में 2 डायमेंशंस में मूव कर पाते हैं। वो ट्रैप हो जाते हैं। तो इस ट्रैपिंग से क्या होता है? इस ट्रैपिंग की वजह से उस मेटल की आम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रेडिकली बदल जाती हैं, जिससे फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर्स और अल्ट्रा फास्ट सुपर सेंसर्स में यूज किया जाएगा। क्वांटम फिजिक्स के इस वियर्डनेस में अगर मैं एक और एलिमेंट ऐड करूं तो वो होगा वक्त। साइंटिस्ट ने मैटर की एक नई स्टेट डिस्कवर की है जिसे टाइम रोंडो क्रिस्टल या TRC कहते हैं। स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड थिंक अबाउट दिस। नॉर्मली क्रिस्टल मतलब नमक या हीरा, जिसका एटम का स्ट्रक्चर स्पेस में 3D शेप में रिपीट होता है। ये TRC क्रिस्टल स्पेस में नहीं, टाइम में रिपीट होता है। It sounds like magic, but it is pure quantum mechanics. रोंडो एक म्यूजिकल टर्म है जहां एक रिदम थोड़ी वेरिएशंस के साथ रिपीट होती है, जैसे ABAC, A पैटर्न। टाइम रोंडो क्रिस्टल्स ऐसे क्वांटम सिस्टम्स हैं जो बिना किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब या लूज किए अपने आप रेगुलर इंटरवल्स पर ऑसिलेट करते रहते हैं। वो टाइम ट्रांसलेशन सिमेट्री को ब्रेक करते हैं। मतलब वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं एक लूप में। हाँ, इनका स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली बदलता है और फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आता है, एक अनएंडिंग लूप में। क्रेजी। और इसी वक्त के मेजरमेंट को हम टेक्निकली भी फंडामेंटली बदलने वाले हैं। 2030 तक हम 1 सेकेंड की डेफिनेशन को रीडिफाइन कर देंगे। अब तक दुनिया का टाइम माइक्रोवेव रेडिएशन और सीजियम 133 एटम्स की ऑसिलेशन से नापा जाता था, जो 300 मिलियन सालों में सिर्फ 1 सेकेंड ड्रिफ्ट होता था। पर अब GPS सिस्टम्स, डीप स्पेस ट्रैवल और स्टॉक मार्केट माइक्रो ट्रेडिंग को और ज़्यादा प्रिसिजन चाहिए। इसीलिए हम ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक्स पर शिफ्ट हो रहे हैं। विजिबल लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव से कई ज़्यादा होती है। और इन नई क्लॉक्स की एक्यूरेसी के लेवल पता है? 18 डेसिमल प्लेसेस तक, 15 बिलियन ईयर्स में, मतलब यूनिवर्स की एज से भी ज्यादा टाइम में ये क्लॉक्स सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लूज करेगी। उफ, जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं तो ये रियलाइज होता है कि साइंस सिर्फ गैजेट्स नहीं बना रही। पैंजीनोम से क्रॉप का बेसिक डिजाइन बदलना, डीप सी वेंट्स में बैटरी जैसी एक्टिविटी ढूंढना जो अंधेरे में ऑक्सीजन बना रही है, और वक्त के बेसिक यूनिट को 15 बिलियन साल की प्रिसिजन देना, ये सब मिलकर हमारे एग्जिस्टेंस के पैरामीटर्स को क्वाइटली रीडिफाइन कर रहे हैं। सही में। सोचो, अगर हमारा वक्त नापने का तरीका इतना प्रिसाइज हो जाएगा कि 15 बिलियन साल में 1 सेकंड का फर्क आए, तो हमारी डेली लाइफ की ये छोटी छोटी आपाधापी किस काम की? और अगर समंदर के डीप अंधेरे में बिना धूप के लाइफ गिविंग ऑक्सीजन बन सकती है, तो इस इन्फिनिट यूनिवर्स में और कहाँ-कहाँ ऐसी अजीब कंडीशंस होंगी जहां लाइफ चुपके से सांस ले रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, now we will discuss nuclear fusion technology. सोचो अगर हमारे पास एक ऐसी एनर्जी का सोर्स हो जो सिर्फ 1 ग्राम फ्यूल से, यानी एक छोटे से शुगर क्यूब के साइज जितने फ्यूल से लगभग 10 टन्स कोल के बराबर एनर्जी दे सके। हाँ, और वो भी बिना किसी रेडियो एक्टिव वेस्ट या कार्बन एमिशन के, बिल्कुल क्लीन एनर्जी। एग्जैक्टली। तो आज की इस गहरी चर्चा का मकसद यही है। हम प्रीलिम्स 2026 के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक सॉलिड इन डेप्थ रिवीजन कर रहे हैं। जो भी एस्पिरेंट्स अभी सुन रहे हैं, हम इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के पीछे का व्हाई और हाउ डिकोड करेंगे। बिल्कुल, एकदम रिलैक्स चाय पी चर्चा वाले वाइब में, कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होगा आज। सही कहा। तो अल्टीमेट पावर सोर्स से शुरू करते हैं। चाइना का जो ईस्ट रिएक्टर है, जिसे आर्टिफिशियल सन भी कहा जाता है, उसने रिसेंटली एक मैसिव रिकॉर्ड बनाया है। 1000 सेकेंड्स, यानी करीब 17 मिनट तक उसने अपना ऑपरेशनल स्टेट मेंटेन किया है। या दैट इज ह्यूज। मतलब 1000 सेकंड सुनने में कम लगता है, पर इस फील्ड में ये एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट है। तो सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। ये फ्यूजन जो है, ये नॉर्मल फिजन से इतना अलग और इतना रेवोल्यूशनरी क्यों है? देखो, अगर हम बेसिक मैकेनिज्म पर जाएं तो आजकल के जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं ना, वो फिजन पर चलते हैं। फिजन में एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस को, जैसे कि यूरेनियम को,
तोड़ पर एनर्जी निकाली जाती है। राइट, जिससे वो रेडियो एक्टिव कचरा बनता है। हाँ, वही दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो हाईली डेंजरस रेडियो एक्टिव वेस्ट बनता है जो हजारों साल तक सेफ नहीं होता, और दूसरा न्यूक्लियर मेल्टडाउन का रिस्क, जैसे चेरनोबिल में हुआ था। सही बात है। लेकिन फ्यूजन एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है। ये वही नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे सूरज को पावर देता है। इसमें दो हल्के एटॉमिक न्यूक्लियाई आपस में एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में टकराकर जुड़ जाते हैं, यानी ड्यूटेरियम और ट्रीटियम जैसी चीजें। एग्जैक्टली, जो कि हाइड्रोजन के ही वेरिएंट्स हैं। तो जब ये जुड़ते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस हीलियम बनाते हैं, तो मास का एक छोटा सा हिस्सा प्योर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में ना तो जीरो ग्रीनहाउस गैसेस निकलती हैं और कोई लॉन्ग टर्म रेडियो एक्टिव वेस्ट भी नहीं होता। ओके, लेट्स अनपैक दिस। एनर्जी जनरेशन के हिसाब से तो ये परफेक्ट लग रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नजर आती है। हाँ, क्या प्रॉब्लम? अगर इस फ्यूजन को अचीव करने के लिए टेम्परेचर सूरज के कोर से भी ज्यादा चाहिए होता है, यानी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस, तो इस एक्सट्रीम आग को हम किसी फिजिकल कंटेनर में होल्ड कैसे करते हैं? सही सवाल है। मतलब दुनिया का कोई भी मटेरियल तो इस गर्मी में तुरंत पिघलकर वेपराइज हो जाएगा ना। क्या ये किसी साई-फाई मूवी के मैग्नेटिक फोर्स फील्ड जैसा कुछ है? एक्चुअली हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और यही फ्यूजन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज भी है। इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर पर मैटर सॉलिड, लिक्विड या गैस नहीं रहता, वो प्लाज्मा स्टेट में चला जाता है। ओके, प्लाज्मा स्टेट। राइट, प्लाज्मा बेसिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक सूप जैसा होता है। अब क्योंकि ये पार्टिकल्स चार्ज्ड होते हैं, हम इनको कंट्रोल करने के लिए पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करते हैं। अच्छा, तो वही मैग्नेटिक फोर्स फील्ड वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। बिल्कुल। इस मैग्नेटिक फोर्स फील्ड वाले चेम्बर को टोकामैक कहते हैं। ये एक जायंट डोनट शेप की मशीन होती है जो प्लाज्मा को हवा में लटका कर रखती है ताकि वो दीवारों को टच ही ना करे। वाओ। हाँ, और चाइना का ईस्ट रिएक्टर एक सुपर कंडक्टिंग टोकामैक ही है, और ग्लोबली देखें तो इस स्केल पर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फ्रांस में बन रहा है, आईटीईआर नाम से, जिसमें इंडिया भी एक मेजर पार्टनर है। वेट, इंडिया का अपना भी तो कोई प्रोजेक्ट है ना इसमें? हाँ बिल्कुल, इंडिया का अपना डोमेस्टिक टोकामैक भी सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहा है, जिसका नाम आदित्य है। ये गुजरात के इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च में लोकेटेड है। ओह वाओ। सो एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड से हमने सूरज जैसी गर्मी को कैद कर लिया। ये अपने आप में माइंड बॉगलिंग है। पर एनर्जी सेक्टर से एक और बड़ी फैसिनेटिंग न्यूज फ्रांस से ही आई है। अच्छा, हाइड्रोजन वाली न्यूज? हाँ वही। वहां फॉल्चफिलर रीजन में जमीन के नीचे 46 मिलियन टन्स नेचुरली अकरिंग व्हाइट हाइड्रोजन डिस्कवर हुई है। अब जो भी लोग सुन रहे हैं, हमने सिलेबस में ग्रीन, ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन तो पढ़ा है, हाँ। लेकिन ये व्हाइट हाइड्रोजन क्या है, इसको इतना हाइप क्यों मिल रहा है? What's fascinating here is the natural mechanism. अब तक हमें लगता था कि हाइड्रोजन गैस अर्थ पर नेचुरली प्योर फॉर्म में नहीं मिलती, उसको हमेशा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे ग्रे हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से निकालते हैं। एग्जैक्टली, जिसमें कार्बन एमिशन बहुत होता है। और ग्रीन हाइड्रोजन में हम सोलर या विंड एनर्जी यूज करके पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जो क्लीन तो है पर प्रोसेस काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। राइट। लेकिन व्हाइट हाइड्रोजन नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से खुद बनती है। जैसे जमीन के नीचे आयरन रिच रॉक्स जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ये अर्थ क्रस्ट में ट्रैप्ड फॉर्म में मिलती है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं। हाँ, बिना किसी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रोलिसिस के इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसमें जीरो कार्बन फुटप्रिंट होता है। इसीलिए ये ग्रीन हाइड्रोजन से भी सस्ती और सस्टेनेबल लग रही है। वेट अ मिनट, अगर ये जमीन के नीचे ट्रैप्ड है, तो क्या इसको निकालने के लिए हमें वही ड्रिलिंग और माइनिंग नहीं करनी पड़ेगी जो हम नॉर्मल ऑयल और गैस के लिए करते हैं? इससे तो एनवायरमेंटल डैमेज का नया रिस्क आएगा ना? बहुत वैलिड पॉइंट है। एक्सट्रैक्शन का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट डेफिनेटली एक फैक्टर रहेगा, लेकिन फ़र्क ये है कि ऑयल निकालने के बाद जब हम उसे जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में परमानेंटली ऐड होती है। अच्छा, पर हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं है। नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन को जब हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं तो बाय प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ पानी बनता है। तो ओवरऑल लाइफ साइकिल एमिशंस में ये फॉसिल फ्यूल्स के कंपैरिजन में इन्फिनिटली बेटर है। समझ गया। और जब हम हाइड्रोजन को एक्चुअल ग्राउंड पर यूज करने की बात करते हैं तो एक बड़ा नया प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सामने आया। राइट, टेलीकॉम टावर्स वाला। हाँ,
ARCI के सेंटर फॉर फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी ने टेलीकॉम टावर्स के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल बैकअप बनाया है। मतलब मिडिल क्लास इलाकों में पावर कट होते ही हाँ, जो बड़े बड़े डीजल जनरेटर्स शोर और धुआं करते हैं ना, हाँ, उन्हें ये रिप्लेस कर सकता है। ये काफी बड़ा रिलीफ होगा एक्चुअली। वही तो। पर ये फ्यूल सेल आखिर हमारे घर के इन्वर्टर या सोसाइटी के जनरेटर से अलग कैसे काम करता है? देखो, जेनरेटर डीजल जलाकर मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जिसमें नॉइज और पोल्यूशन दोनों है। लेकिन फ्यूल सेल बेसिकली एक साइलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है। इसके अंदर 3 मेन चीजें होती हैं, एक एनोड, एक कैथोड और बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन। ओके, एनोड, कैथोड और मेम्ब्रेन। हाँ, जब एनोड पर हाइड्रोजन गैस भेजी जाती है तो वो अपने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में स्प्लिट हो जाती है। अब मेम्ब्रेन ऐसी होती है जो सिर्फ प्रोटॉन्स को डायरेक्टली दूसरी तरफ जाने देती है। तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? उन बेचारे इलेक्ट्रॉन्स को एक एक्सटर्नल वायर के थ्रू घूम कर जाना पड़ता है, और फिजिक्स का बेसिक रूल है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रिसिटी है। यही करंट हमारे इक्विपमेंट को चलाता है। अरे वाह, मतलब वो घूम कर गए तो बिजली बन गई। एग्जैक्टली। और आगे जाकर कैथोड पर ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और हवा से आई हुई ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं और बाय प्रोडक्ट में सिर्फ हीट और प्योर साफ पानी निकलता है। जीरो नॉइस, जीरो पोल्यूशन। Here's where it gets really interesting. हमने अल्टीमेट क्लीन एनर्जी तो जनरेट कर ली, पर इस पावर का एक्चुअल सोसाइटी में यूज कैसे होगा? अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर को देखें तो वहाँ डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मस्ट मर्जिंग हो रहा है। हाँ, हाइपरलूप की न्यूज आई है। बिल्कुल। ICF चेन्नई यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री अब ऑफिशियली हाइपरलूप के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाएगा। एलॉन मस्क ने 2013 में अपना हाइपरलूप अल्फा पेपर निकाला था। अब इसको 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बोला जा रहा है। आखिर रेल और एयर ट्रैवल से ये कितना अलग है? अगर वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़ी रुकावट होती है फ्रिक्शन यानी रगड़ और एयर रेजिस्टेंस। जब एक ट्रेन चलती है तो पहिए और ट्रैक के बीच फ्रिक्शन होता है और हवा उसे पीछे धकेलती है। राइट? हाइपरलूप्स इस फंडामेंटल प्रॉब्लम को ही एकदम से एलिमिनेट कर देता है। इसमें पैसेंजर पॉड्स एक सील्ड ट्यूब के अंदर ट्रैवल करते हैं। उस ट्यूब से सारी हवा निकाल ली जाती है, जिससे प्रेशर लगभग 100 पास्कल्स रह जाता है। ये नियर वैक्यूम या अंतरिक्ष जैसा एनवायरनमेंट है। ओके, और फ्रिक्शन का क्या? पहिए तो होंगे ना? नहीं, पॉड को ट्रैक पर चलाने के बजाय मैग्नेटिक लेविटेशन यानी मैगलिव टेक्नोलॉजी से हवा में तरारा जाता है। अब जब ना तो व्हील्स का फ्रिक्शन बचा और ना हवा का रेजिस्टेंस, तो स्पीड इजीली 1000 किलोमीटर पर आवर क्रॉस कर सकती है। ये एग्जैक्टली कैसा होगा जानते हैं? जैसे घर के वैक्यूम क्लीनर के पाइप में कोई चीज डाल के ऑन कर दो। सोचिए, दिल्ली से मुंबई जाना ऐसा हो जाएगा जैसे लोकल ट्रेन का एक स्टेशन क्रॉस कर लिया हो। सही एनालॉजी है। पर स्पीड की लिमिट सिर्फ जमीन पर पुश नहीं हो रही है, आसमान में भी एक रेवोल्यूशन है दोस्तों। मीटी और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाया है, जिसका नाम है स्वयान। टारगेट है लगभग 42,000 लोगों को हब एंड स्पोक मॉडल के थ्रू ट्रेन करना। हाँ, और इसमें निदार नाम का चैलेंज काफी प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर टारगेट कर रहा है। राइट। निदार चैलेंज के बारे में बताइए। निदार चैलेंज के 2 बहुत क्लियर डोमेन्स हैं। पहला है डिजास्टर मैनेजमेंट। सोचो, किसी पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड आया है और रोड्स पूरी तरह ब्लॉक्ड है। वहां स्काउट एंड डिलीवर ड्रोन्स जाएंगे। अच्छा, तो वो इंसानों की जगह लेंगे? हाँ, वो AI के थ्रू सर्वाइवर्स को स्काउट करेंगे और प्रिसाइसली उन तक मेडिकल किट्स डिलीवर करेंगे। दूसरा यूज है प्रिसीजन एग्रीकल्चर में, जिसे स्कैन एंड स्प्रे कहते हैं। ये एग्रीकल्चर में कैसे काम करेगा? ट्रेडिशनल फार्मिंग में किसान पूरे खेत में एक साथ केमिकल स्प्रे करता है, जिससे जमीन और हेल्थ दोनों खराब होते हैं। ये ड्रोन पहले खेत को ऊपर से स्कैन करेगा, बीमारी या पेस्ट आइडेंटिफाई करेगा और एग्जैक्टली सिर्फ उसी पौधे पर स्प्रे करेगा जहां प्रॉब्लम है। ये रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का पीक है। वाओ, मतलब सिर्फ जरूरत वाली जगह दवा पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्ट और फिजिकल मूवमेंट से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं डेटा और इकोनॉमी के फ्लो की तरफ। डिजिटल एरा की बात हो तो क्रिप्टो करेंसी का जिक्र आना तय है। ये काफी हॉटली डिबेटेड टॉपिक है एक्चुअली। हाँ, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्रिप्टो एक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन पर चलता है, यानी कोई RBI या सेंट्रल बैंक इसको कंट्रोल नहीं करता। अब ग्लोबल सिनेरियो देखें तो काफी डिवाइडेड है।
यूएस और ईयू रेगुलेशन लाकर इसे मीन स्ट्रीम कर रहे हैं, जबकि इंडिया का फ्रेमवर्क अभी भी काफ़ी कॉशियस है। राइट। इंडिया का स्टैंस थोड़ा अलग है। यहाँ टेक्निकली क्रिप्टो इलीगल नहीं है, पर लीगल टेंडर भी नहीं है। और टैक्सेशन काफ़ी हैवी है, लाइक 30% टैक्स और 1% टीडीएस लगता है। एक तरफ हम ब्लॉकचेन को फ्यूचर बोलते हैं और दूसरी तरफ इसे इतना रेस्ट्रिक्ट करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, हम इसको स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर एनालाइज करते हैं। इसके दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स है। जैसे आईएमएफ ने एल साल्वाडोर को स्ट्रांगली वार्न किया था जब उन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया था। क्यों वार्न किया था? क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी इतनी हाई है कि अगर किसी देश की करेंसी एक दिन में 20% गिर जाए तो उनका पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इकोनॉमी एक दिन में कोलैप्स हो सकता है। प्लस पब्लिक नेटवर्क पर आने वाले साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स और माइनिंग का मैसिव एनर्जी कंजम्पशन, जो कि डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट करता है। सही बात है, पावर बहुत कंज्यूम होती है। लेकिन इस अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी यानी ब्लॉकचेन के एप्लीकेशंस को हम डिनाई नहीं कर सकते, जैसे हेल्थ केयर में पेशेंट डेटा सिक्योरली शेयर करना या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू डायरेक्ट लेंडिंग जिसमें कोई मिडलमैन ना हो। ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी को बहुत बेनिफिट कर सकते हैं। एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी के लिए डेफिनेटली कंफ्यूजिंग है ये सब। अगर इलीगल नहीं है तो हम इनकम टैक्स क्यों दे रहे हैं, और अगर लीगल है तो मैं ऐसे मार्केट में जाके सब्जी क्यों नहीं खरीद सकता? वही तो पैराडॉक्स है। पर ऑब्वियसली टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना प्रायोरिटी है किसी भी गवर्नमेंट की। खैर, डेटा प्रोसेसिंग की इस दुनिया में एआई का रेवोल्यूशन सीपीयू से निकलकर अब काफी आगे बढ़ रहा है। हाँ, नए हार्डवेयर आ रहे हैं। राइट। मिटी ने अभी एआई कोशा लॉन्च किया है। ये एक रिपोजिटरी है जिसमें 316 डेटा सेट्स हैं, मेनली इंडियन लैंग्वेजेस में, ताकि अपने लोकल एआई मॉडल्स ट्रेन हो सकें। साथ ही हार्डवेयर साइड पर गूगल ने अपना 7th जेन एआई चिप आयरनवुड टीपीयू लॉन्च किया है। या टीपीयू इज द न्यू बज़वर्ड। अब तक तो सिलेबस में हम सीपीयू या जीपीयू पढ़ते थे, अब ये टीपीयू क्या नया हार्डवेयर आ गया? इनका टेक्निकल डिफरेंस एक आम स्टूडेंट कैसे समझे? इसको एक काफी प्रैक्टिकल एनालॉजी से समझते हैं। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक जनरल मैनेजर की तरह है। वो सब कुछ कर सकता है, जैसे फाइल्स ओपन करना, इंटरनेट चलाना, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करना, पर वो कॉम्प्लेक्स टास्क्स को सीक्वेंशियली करता है, एक के बाद एक। ओके, तो जीपीयू क्या करता है? फिर आया जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये मैनेजर नहीं है, ये हजारों छोटे वर्कर्स की एक टीम है। ये एक साथ पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे वीडियो गेम्स में मिलियंस ऑफ पिक्सेल्स को एक साथ कलर देना हो तो जीपीयू बेस्ट है। अच्छा, और ये नया टीपीयू? अब आते हैं टीपीयू पर, यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। एआई और डीप लर्निंग में बेसिक मैथ होता है, स्पेशली मैसिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस। टीपीयू एक स्पेशलाइज्ड फैक्ट्री असेंबली लाइन है जिसका हार्डवेयर प्योरली इन्हीं न्यूरल नेटवर्क कैलकुलेशंस के लिए फिजिकली डिजाइन किया गया है। ओ, मतलब ये सिर्फ एआई के लिए ही बना है? पावर में ट्रेन कर लेते हैं। वाओ। जनरल मैनेजर से पैरेलल टीम और वहां से डायरेक्ट एआई असेंबली लाइन। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर द फ्यूचर? एआई की इंटेलिजेंस तो बढ़ रही है, पर इस हार्डवेयर की भी फिजिकल लिमिट्स होंगी ना? सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स को हम एटम से छोटा तो नहीं कर सकते एक पॉइंट के बाद? सही कहा, वहीं पर द क्वांटम फ्रंटियर की एंट्री होती है। ऑलराइट। AWS ने अपना नया क्वांटम चिप ऑसिलॉट निकाला है जो टैंटलम का बना है, और डोमेस्टिक लेवल पर इंडिया का QP AI इंडस जो एक 25 क्यूबिट सिस्टम है वो हाईलाइट हुआ है। नेशनल क्वांटम मिशन के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए एलोकेटेड हैं। ये क्वांटम रेस बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो जो लोग सुन रहे हैं ना, उनके लिए बताएं, क्लासिकल कंप्यूटर्स तो बिट्स पर चलते हैं, तो ये क्यूबिट्स का फंडामेंटली क्या मैकेनिक्स है जो इन्हें इतना पावरफुल बनाता है? देखो, क्लासिकल बिट्स सिर्फ बाइनरी लॉजिक पर काम करते हैं, या तो वो 0 होते हैं या 1, जैसे एक स्विच या तो ऑफ है या ऑन है। पर क्वांटम फिजिक्स के रूल्स बहुत अलग हैं। एक क्यूबिट में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं। सुपरपोजिशन, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि वो क्यूबिट एक ही टाइम पर 0 और 1 दोनों स्टेट्स में एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है। इसको ऐसे समझो जैसे एक कॉइन हवा में तेजी से स्पिन कर रहा है। जब तक आप उसको रोक कर देखोगे नहीं, तब तक वो कंटिन्यूअसली हेड्स और टेल्स दोनों हैं। वेट, रियली? वो दोनों एक साथ हैं? हाँ, यही तो क्वांटम मैजिक है। और इसके साथ एक दूसरी बिजार प्रॉपर्टी है जिसे एंटेंगलमेंट कहते हैं। अगर दो क्यूबिट्स आपस में एंटेंगल हो जाएं, तो वो एक दूसरे से परमानेंटली जुड़ जाते हैं। कैसे जोड़ते हैं? चाहे आप एक को अर्थ पर रखो और दूसरे को मार्स पर ले जाओ,
अगर आप एक का स्टेट चेंज करोगे तो दूसरा इंस्टेंटली अपने आप रिएक्ट करेगा बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के। इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स साइमल्टेनियसली मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं, जो क्लासिकल सुपर कंप्यूटर्स को करने में हजारों साल लग जाएंगे। बाप रे, अगर कैलकुलेशंस इतनी पावरफुल होंगी तो आज की हमारी सारी साइबर सिक्योरिटी और बैंक पासवर्ड्स तो एक सेकंड में क्रैक हो जाएंगे। बिल्कुल, ये एक बड़ा खतरा है। पर इंटरेस्टिंगली नेचर ने इसका एंटीडोट भी फिजिक्स में ही दिया है। न्यूज़ है कि CDOT और STL ने इंडिया का पहला QKD यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन मल्टी कोर फाइबर पर सक्सेसफुली टेस्ट किया है। इस कॉन्सेप्ट की अनकंडीशनल सिक्योरिटी कैसी होती है? ये बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन है एक्चुअली। QKD में क्रिप्टोग्राफिक कीज मैथमेटिक्स के बजाय डायरेक्ट पार्टिकल्स ऑफ लाइट यानी क्वांटम फोटॉन्स के जरिए भेजी जाती हैं। सपोज एक सेंडर है एलिस और रिसीवर है बॉब। ओके, एलिस और बॉब। अब अगर कोई हैकर, जिसे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की दुनिया में ईव कहा जाता है, वो केबल के बीच में डेटा इंटरसेप्ट करने की कोशिश करती है, तो वहाँ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है, जिसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन कोलैप्सेस द वेव फंक्शन। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ? यानी ईव के सिर्फ उन फोटॉन्स को देखने या मेजर करने भर से ही उनका क्वांटम स्टेट ऑल्टर हो जाएगा। एलिस और बॉब को तुरंत एरर रेड दिखेगा और उन्हें पता चल जाएगा कि लाइन टैप हो रही है। कोई भी सुपर कंप्यूटर इस फिजिक्स के फंडामेंटल रूल को ब्रेक नहीं कर सकता। Here's where it gets really interesting. मतलब डेटा चोरी करना तो दूर, हैकर की नजरों से ही लॉक परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। इनक्रेडिबल। हाँ, फिजिक्स के बेसिक रूल्स यूज करके सिक्योरिटी बनाई है। लेकिन क्वांटम स्केल पर ऐसी और भी डिस्कवरीज हो रही हैं जो ट्रेडिशनल साइंस के थोड़ा अगेंस्ट लगती हैं। जैसे वियर्ड फिजिक्स के अंदर मैं अपने नोट्स में देख रहा हूं, कुछ मटेरियल्स और लाइट अजीब ढंग से बिहेव कर रहे हैं। एग्जैक्टली। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि जब हम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और प्रेशर पर जाते हैं ना, तो मैटर की स्टेट ब्लर हो जाती है। जैसे रिसेंटली नायोबियम डाइसिलिनाइड में एक नया स्टेट ऑफ मैटर मिला है, जिसे बोज मेटल कहते हैं। बोज मेटल, ये इंटरमीडिएट स्टेट वाली बात? हाँ, हम जानते हैं कि सुपरकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़कर कूपर पेयर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से वो बिना किसी रगड़ या रेजिस्टेंस के फ्लो करते हैं। लेकिन इस बोज मेटल में कूपर पेयर्स तो बन रहे हैं, पर रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो रहा। तो बेसिकली ये बीच में अटक गया है। राइट। ये नॉर्मल मेटल और सुपरकंडक्टर के बीच की एक इम्पॉसिबल सी इंटरमीडिएट स्टेट है, जिसे पहले सिर्फ थियोरेटिकल माना जाता था। इसी लिस्ट में एक चीज और है, फ्रोजन लाइट। लाइट को फ्रीज कैसे कर सकते हैं भाई? हम लाइट को एक वेव मानते हैं, पर यहां कहा जा रहा है कि ये एक सुपर सॉलिड की तरह बिहेव करती है। यानी इसमें सॉलिड जैसा स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर भी है और सुपर फ्लूइड जैसा फ्रिक्शनलेस फ्लो भी। आखिर लाइट के साथ ऐसा कैसे हो रहा है? जैसे होता है जब लाइट पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स और मैटर के इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रीम कंडीशंस में इंटरैक्ट करते हैं, तो वो आपस में कपल होकर एक हाइब्रिड क्वाजी पार्टिकल बनाते हैं, जिसे पोलैरिटॉन कहते हैं। ओके। ये पार्टिकल्स लाइट होकर भी आपस में इंटरैक्ट करते हैं, लिक्विड की तरफ फ्लो करते हैं, और जब फ्रीज होते हैं तो सुपर सॉलिड बन जाते हैं। इसके अलावा मटेरियल साइंस में प्लास्टिक आइस V7 एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। प्लास्टिक आइस, बर्फ प्लास्टिक जैसी बन जाती है क्या? नहीं, नाम प्लास्टिक है बस। नॉर्मल बर्फ में वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स होते हैं, पर जब प्रेशर बहुत हाई होता है, लाइक 3 GPS से ऊपर, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर से 30,000 गुना ज्यादा प्रेशर, तो एक ऐसा फॉर्म बनता है जिसका बाहरी स्ट्रक्चर सॉलिड रहता है, पर अंदर की वाटर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली अपनी जगह पर रोटेट करते रहते हैं। ओह वाओ, ये तो अजीब ही प्रॉपर्टी है। हाँ, और ऑप्टिक फिजिक्स में ब्रायफ्रिंजेंस प्रॉपर्टी फोकस में है, जहां क्वार्ट्ज या कैल्साइट जैसे मटेरियल्स के अंदर घुसते ही लाइट की स्पीड अलग अलग दिशाओं में अलग हो जाती है, जिससे लाइट 2 रेज में स्प्लिट हो जाती है। वेट, ये सब बेसिक फिजिक्स पढ़ने में अच्छा लगता है, पर मेरा एक प्रैक्टिकल सवाल है। लाइट को फ्रीज करना या ऐसी अजीब बर्फ बनाना, इन सब का एक्चुअल रियल वर्ल्ड में ह्यूमन सर्वाइवल से क्या लेना देना है? इनका सीधा लेना देना है टेक्नोलॉजी की अगली जनरेशन और हमारे ओरिजिन से है। ब्रायफ्रिंजेंस तो ऑलरेडी आपके मोबाइल के LCD स्क्रीन्स और फाइबर ऑप्टिक्स में यूज हो रहा है। अच्छा, वो वहां यूज होता है। हाँ, और बोज मेटल फ्यूचर के अनहैकेबल क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने में काम आएगा। और रही बात प्लास्टिक आइस V7 की,
उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन में है। जुपिटर और सैटर्न के जो मून्स हैं जैसे यूरोपा या टाइटन, वहाँ एग्जैक्टली ऐसा ही एक्सट्रीम प्रेशर एनवायरनमेंट है। ओ, एलियंस ढूंढने के लिए। एग्जैक्टली। अगर हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की शुरुआत ढूंढनी है तो वहाँ पानी कैसे बिहेव करता है ये समझना जरूरी है ना। लाइफ की शुरुआत से मुझे एक टॉपिक याद आया। एक क्लासिक 1952 की थियरी थी, मिलर-यूरी हाइपोथेसिस। उन्होंने कहा था कि अर्ली अर्थ पर भारी बिजली यानी लाइटनिंग गिरने से केमिकल रिएक्शंस हुए और जिंदा ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे। हाँ, सिलेबस में अक्सर पढ़ाया जाता है। लेकिन अब स्टैनफोर्ड की एक नई स्टडी इसे और सिंप्लीफाई कर रही है। स्टडी कहती है कि मैसिव लाइटनिंग स्ट्राइक्स की जरूरत ही नहीं है। जमीन पर जहां वाटरफॉल्स गिरते हैं या समुद्र की लहरें पत्थरों से टकराती हैं, वहां जो पानी की छोटी छोटी बूंदें हवा में उड़ती है ना, हाँ, वाटर स्प्रेज, उन ड्रॉपलेट्स के अंदर खुद ब खुद माइक्रो लाइटनिंग बन जाती है। ये इनविजिबल स्पार्क्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जन्म देने के लिए काफी हैं। मतलब बहते झरने अपने आप में लाइफ की छोटी फैक्ट्रीज हैं। नेचर की यही सिंप्लिसिटी उसकी पावर है। पर जहाँ नेचर ओरिजिन ऑफ लाइफ सपोर्ट करती है, वहाँ एनवायरनमेंट का एक्सट्रीम रूप सर्वाइवल के लिए खतरा भी है। सही बात है, ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल। इसीलिए गूगल बैक्ड इनिशिएटिव फायर सैट लॉन्च हुआ है। ये 50 लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO सैटेलाइट्स का एक ग्रुप होगा। आजकल फॉरेस्ट फायर्स हफ्तों तक पता नहीं चलती, पर फायर सैट उसमें AI एल्गोरिदम्स यूज करेगा जो एक क्लासरूम के साइज की आग को भी शुरुआती चिंगारी के फेज में डिटेक्ट कर लेगा, जिससे हम मैसिव इकोलॉजिकल डिजास्टर्स रोक पाएंगे। एनवायरनमेंट और एक्सट्रीम टेम्परेचर का सीधा असर इंसान की बॉडी पर भी होता है, स्पेशली इंडिया में। हार्वर्ड की एक नई स्टडी ने वेट बल्ब टेम्परेचर के लिमिट पर एक काफी सीरियस ऑब्जर्वेशन दिया है। हाँ, ये बहुत अलार्मिंग स्टडी थी। हम जनरली सोचते हैं कि ह्यूमन बॉडी 40 या 45 डिग्री सेल्सियस तक नेचुरली बर्दाश्त कर लेती है समर में, पर स्टडी कहती है कि ह्यूमन सर्वाइवल लिमिट एक्चुअल में सिर्फ 31 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर है। ये सुनने में तो काफी कम लगता है। फिर ये वेट बल्ब मेजर कैसे करते हैं और इसमें इतना खतरा क्यों है? अगर आप किसी थर्मोमीटर के बल्ब पर एक गीला कपड़ा लपेटकर टेम्परेचर नापें तो वो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। ये बेसिकली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यानी उमस दोनों को फैक्टर इन करता है। हमारी बॉडी इससे कैसे डील करती है? हमारी बॉडी का कूलिंग सिस्टम एक इंजन जैसा है। जब हमें गर्मी लगती है तो बॉडी पसीना निकालती है। हवा उस पसीने को इवेपोरेट करती है और बॉडी ठंडी होती है। पर जब एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट 100% होती है, यानी जब हवा में पहले से पानी भरा हो, और हेल्दी इंसान की बॉडी भी ओवरहीट होकर फेल हो सकती है, चाहे वो पेड़ की छांव में आराम ही क्यों ना कर रहा हो। इंडिया में समर मॉनसून्स के टाइम कूलर फेल होना यही फिनोमेना है ना। हाँ भाई, चिपचिपी गर्मी में कूलर बिल्कुल फेल हो जाता है। पर प्रॉब्लम यह है कि हमारा IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हीट वेव डिक्लेयर करते टाइम सिर्फ ड्राई टेम्परेचर देखता है। ह्यूमिडिटी या वेट बल्ब को उतना प्रायोरिटी नहीं देता। ये पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में काफी बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, और एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस ऑलरेडी बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं। हमने इस साल न्यूज में बहुत सी नई और पुरानी बीमारियों के क्लस्टर्स देखे हैं। जैसे केरला में लेप्टोस्पायरोसिस का आउटब्रेक हुआ था। हाँ, जिसे आम भाषा में रैट फीवर कहते हैं। उसके केसेस मॉनसून और वाटर लॉगिंग की वजह से शार्पली बढ़े हैं। ये मेनली इन्फेक्टेड चूहों या जानवरों के यूरिन से कंटैमिनेटेड पानी के थ्रू फैलता है, और अगर टाइम पर डायग्नोज ना हो तो दूसरे फेज में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर तक बात पहुंच जाती है। रोडेंट्स से जुड़ी एक और डिजीज ग्लोबल न्यूज में आई थी, हंटर वायरस। इस बीमारी से फेमस एक्टर जीन हैकमैन की वाइफ की ट्रेजिकली डेथ हुई थी रिसेंटली। ये भी रोडेंट यूरिन और सलाइवा के थ्रू एरोसोलाइज होकर लंग्स में जाता है। इसमें रिलीफ की बात यह है कि इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रेयरली देखा गया है, पर दिक्कत यह है कि इसकी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन या इलाज अवेलेबल नहीं है। राइट। और कोलकाता का वो केस भी था HKU1 का। हाँ, कोलकाता में एक HQ1 ह्यूमन कोरोना वायरस का रेयर केस सामने आया। पर ध्यान देने वाली बात है कि ये कोविड-19 जैसा डेंजरस नहीं है। ये 2004 में डिस्कवर हुआ था और जनरली कॉमन माइल्ड फ्लू के सिम्टम्स ही ट्रिगर करता है। और सिर्फ वायरसेस की बात नहीं है, टॉक्सिसिटी के अजीब केसेस भी सामने आए हैं। जैसे महाराष्ट्र के सेगांव टाउन में अचानक 300 से ज्यादा लोगों को सिवियर हेयर लॉस होने लगा। सबको लगा पानी खराब है, पर टेस्ट करने पर पता चला ये सेलेनियम टॉक्सिसिटी का क्लस्टर था। सेलेनियम टॉक्सिसिटी
वो कैसे? सेलेनियम एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो इम्यूनिटी के लिए थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है, पर WHO की डेली लिमिट सिर्फ 400 माइक्रोग्राम्स है। उस लिमिट को क्रॉस करने पर सेलेनोसिस हो जाता है, जिसका पहला सिम्टम ही अचानक हेयर और नेल लॉस है। दैट इज स्कैरी। साथ ही कैंसर रजिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है जिसमें SRC यानी सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा का जिक्र है। ये एक बहुत रेयर और एग्रेसिव कोलोरेक्टल कैंसर है जिसमें सेल माइक्रोस्कोपिकली एक रिंग जैसा दिखता है। इसके केसेस इंडिया में ग्लोबल एवरेज से 10 गुना ज्यादा डिटेक्ट हो रहे हैं, स्पेसिफिकली सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया के यंगर लोगों में। ये फिगर्स अलार्मिंग है, लेकिन हेल्थ सेक्टर सिर्फ चैलेंजेस से नहीं भरा है, इंटरवेंशंस भी काफी इनोवेटिव हो रहे हैं ग्राउंड लेवल पर। जैसे मेघालय वाला टीबी प्रोग्राम। एग्जैक्टली मेघालय गवर्नमेंट ने टीबी चैंपियंस का बहुत ही सक्सेसफुल कम्युनिटी मॉडल बनाया है। ट्यूबरक्यूलोसिस का पूरे देश में एक भारी सोशल स्टिग्मा है ना। हाँ, लोग बताते नहीं है, छुपाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि उन पेशेंट्स को जो खुद टीबी को हरा चुके हैं, उन्हें ट्रेन करके दूसरे पेशेंट्स के पास भेजा। एक सर्वाइवर जब दूसरे पेशेंट को मेडिकेशन एडहियरेंस समझाता है और सोसाइटी फेस करने की हिम्मत देता है, तो उसका इम्पैक्ट किसी डॉक्टर के डांटने से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक और इफेक्टिव होता है। इनोवेशन का एक और माइंड ब्लोइंग एप्लीकेशन मैं नोट्स में देख रहा हूँ। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है ऑडिबल एनक्लेव्स। ये बिना किसी स्पीकर या ईयरफोन के प्राइवेट लिसनिंग की टेक्नोलॉजी है। बिना ईयरफोन्स के प्राइवेट लिसनिंग, वो कैसे? आमतौर पर साउंड हर दिशा में ट्रैवल करता है, पर इस टेक्निक में अल्ट्रासाउंड वेव्स हवा में रिलीज की जाती हैं जो हमारे कानों को सुनाई नहीं देती नेचुरली। लेकिन जब मल्टीपल अल्ट्रासाउंड वेव्स एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट पॉइंट पर आकर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहां वो एक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती हैं। मतलब अगर आप हॉस्पिटल के वार्ड में अपने बेड पर लेटे हैं और लेट नाइट टीवी देखना चाहते हैं, तो वेव्स डायरेक्टली आपके कानों के पास आकर एनक्लोज बनाएंगी और आपको क्लियर साउंड आएगी। एग्जैक्टली। लेकिन आपके ठीक बगल वाले बेड पर जो पेशेंट सो रहा है, उसको आवाज का एक कतरा भी सुनाई नहीं देगा। ईयरफोन्स पहनने की सारी झंझट खत्म। ये एग्जैक्टली उस साईफाई दुनिया जैसा लग रहा है जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, पर ये बहुत क्लियर है कि ये सब कटिंग एज रिसर्च हवा में से नहीं आती। इसके पीछे एक सॉलिड इकोसिस्टम और फंडिंग की दरकार होती है। सही कहा। और इसी डायरेक्शन में हमारे यहाँ ANRF यानी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने JC बोस ग्रांट लॉन्च की है। इस ग्रांट के तहत जो एक्टिव सीनियर परफॉर्मिंग साइंटिस्ट हैं, जिनकी एज 68 साल तक है, उन्हें 5 साल तक हर साल 25 लाख रुपए का अनकंडीशनल फंडिंग दिया जाएगा। और JC बोस वही थे जो 1904 में US पेटेंट जीतने वाले पहले एशियन बने थे ना? हाँ, बिल्कुल वही। उन्हीं के नाम पर यह ग्रांट है। ANRF का फॉर्मेशन वैसे 2023 के एक्ट से हुआ था, जिसका प्राइमरी मैंडेट ही यही है कि बेसिक साइंस और R&D की फंडिंग सिर्फ IITs और प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स तक लिमिटेड ना रहे, बल्कि स्टेट यूनिवर्सिटीज तक भी पहुंचे, ताकि ग्रास रूट लेवल पर रिसर्च हो। एग्जैक्टली क्योंकि जब तक साइंटिस्ट को ग्रांट लेने के उस ब्यूरोक्रेटिक पेपरवर्क से आज़ादी नहीं मिलेगी, तब तक हम क्वांटम या वाइट हाइड्रोजन जैसी ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज में ग्लोबली compete नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग लाइब्रेरी या अपने डेस्क पर बैठकर ध्यान से नोट्स बना रहे हैं, आइए इस पूरे लंबे डिस्कशन को एक लॉजिकल थ्रेड में पिरोते हैं जल्दी से। आज हमने देखा कि कैसे नेचर वाटरफॉल्स के स्प्रेज से लाइफ के बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाती है, और कैसे आर्टिफिशियल लाइटनिंग यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से हम लिमिटलेस क्लीन एनर्जी बनाने के थ्रेशहोल्ड पर हैं। हमने हाइपरलूप की वैक्यूम एफिशिएंसी और स्वायान ड्रोन्स की स्कैनिंग प्रिसिजन से अपना फ्यूचर ट्रांसपोर्ट समझा। फिर हम डिजिटल स्पेस में क्लासिकल TPU AI से निकलकर क्वांटम सुपरपोजिशन और अनहैकेबल मल्टी कोर फाइबर कम्युनिकेशन तक पहुंचे। और फाइनली एक्सट्रीम एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, वेट बल्ब टेम्प्स, नई बीमारियों के क्लस्टर्स और उनसे निकलने वाले हेल्थ चैलेंजेस और टीबी चैंपियंस जैसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस को अनपैक किया। काफी लंबा सफर था ये वैसे। हाँ, इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हुए हम सब के लिए ये एक बहुत गहरा सोचने वाला थॉट है जो हम छोड़कर जा रहे हैं। अगर नेचर लिटरली पानी की छोटी बूंदों में लाइफ पैदा कर रही है, और अगर हम फिजिक्स को बेंड करके लाइट को फ्रीज कर सकते हैं और जीरो फ्रिक्शन में हवा की स्पीड से जमीन पर ट्रैवल कर सकते हैं, तो आने वाले 1 या 2 दशक में इस रियलिटी का डेफिनेशन कितना बदल जाएगा। सही बात है। क्या AI, क्वांटम कंप्यूटर्स और एक्सट्रीम फिजिक्स के इस इंटरसेक्शन से हम ह्यूमंस एवोल्यूशन के एक बिल्कुल नए स्ट्रक्चरल फेज में एंटर कर चुके हैं, जहां बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के बीच का डिफरेंस लगभग खत्म ही हो जाएगा।
ये सोचने वाली बात है। ओके, सो वी होप यू लाइक्ड आवर टुडेज डिस्कशन ऑन करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिवीजन सीरीज फॉर प्रीलिम्स 2026. फॉर मोर सच डिस्कशंस ऑन यूपीएससी टॉपिक्स, सब्सक्राइब टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल. धन्यवाद, जय हिंद.